बताइए किस मुद्दे से स्टार्ट करना है। वो उसमें देखिए ना, कुछ प्रश्न हो तो दो, यानी ये सुबह और शाम के में जो डाले हो तो व्हाट्सएप उसमें। नहीं, उसमें तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ। आज मैंने देखा वो पुराना ही क्वेश्चन है, आज वाले में तो कुछ नया नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, आज वाले में नहीं होगा, उससे पहले के में, यानी कि ये तो 6-7 दिन तक में लिखते रहते हैं ना। हाँ। मुझे तो याद नहीं है अभी कुछ होते हैं ऐसे, पर ऐसे जब कुछ जहाँ थोड़ा सा अटकते तो वहां हम ये शनि रवि में डाल देते हैं। तो ये वैसा काल का तो हो गया। दिख तो नहीं रहा है मुझे, तो इसमें नहीं दिख रहा है। आप लोग बताएं, यदि कुछ मुद्दा है तो स्टार्ट कर सकते हैं। भैया, वो मेरा एक प्रश्न बन रहा था तो मैंने सोचा अभी मैं पूछ लूंगा, तो अभी पूछ सकते हैं। बताइए ना भैया। भैया, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे साक्षात्कार के बारे में हमने पढ़ा और अनुभव, तो साक्षात्कार और अनुभव में क्या फर्क है इसमें? देखिए, ये जो चीजें हैं ना, इसको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये यहाँ पर रखा हुआ है, जीवन में ये इतनी तरह की क्रियाएं हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना। अभी जैसे देखेंगे, अभी की स्थिति में हमारे को मन, वृत्ति और चित्त तक की क्रियाएं, चित्त भी जो हाफ है, इतनी तक की क्रियाएं अभी हमारी काम कर रही हैं, है ना। अब क्या इन क्रियाओं के माध्यम से हमने परिचय शिविर किया, सब कुछ किया, हमारे को इन क्रियाओं पे एक तरीके से कहें कि कुछ तो स्पष्टता बनी है कि नहीं बनी है। पहले ये स्वीकार करते हैं कि नहीं कि मन जो है चयन आस्वादन अपने में दिखने लगा है, तुलन विश्लेषण दिखने लगा है, चित्रण जैसी कोई क्रिया है वो अपने में दिखने लगी है। इतना स्वीकार होता है क्या हम सभी लोगों को? हाँ, ये स्वीकार होता है। अच्छा, ये सारा चीज हो रहा है घटित जीवन में ही। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये घटित हो रही हैं जीवन में, जैसा हमारे पास प्रस्ताव दिया हुआ है। क्या इतनी क्रियाओं के पहचान आने के बाद भी क्या हम पूरे अपने स्वयं को यदि जांचे, क्या पूर्ण विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि मैं जीवन और शरीर के रूप में हूं? ऐसा कहना बनता है क्या? मतलब ऐसा तो पूरी तरह से तो नहीं बन पाता मतलब भाई। हर क्षण, उसको ये हम देखते हैं कि जब जब ध्यान आता तभी, बाकी तो नहीं होता ऐसा। हाँ, मतलब वो हर क्षण हम, जैसे जो एक वास्तविकता कि मैं हर क्षण जो है मैं जीवन और शरीर के रूप में हूं, और मेरा जीना हर क्षण जीवन प्रधान विधि से चल रहा है, ऐसा हो पाता है क्या? नहीं नहीं भैया, नहीं हो पाता। नहीं। बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग भी बताएं, ऐसा हो पा रहा है क्या? नहीं भैया, नहीं हो पाता है। अभी जब से दर्शन को सुने तो थोड़ा सुनने में हो रहा है, पर वो कंटिन्यूटी नहीं लगती है। सोचो तो फिर होता है कि हाँ ऐसा होगा, बट हम हर क्षण ये चीज बनी रहे ये नहीं दिखती है अपने आप में। बिल्कुल। तो जो हर क्षण हमारे जीने में जो ये मैं जीवन हूं, ये ध्यान में नहीं रहता। जबकि ये प्रस्ताव हमारे पास आ गया है, इसको हमने काफी सुना है, तो भी नहीं आ पा रहा है। इसका रीजन क्या है? जीवन का साक्षात्कार नहीं हुआ हमारे को। अभी भी देखेंगे तो जीना हमारा मैं शरीर हूं, यही है मूल मान्यता में। जो साक्षात्कार वाली एक घटना है कि मैं जीवन हूं, ऐसा हमारे को साक्षात्कार ना होने के कारण जो है हमारा जीवन को लेकर के आश्वस्ति बनी नहीं अभी तक। तो साक्षात्कार को एक घटना है जिसमें, मतलब घटना कहें या फिर एक तरीके से कहें अपने में एक गुणात्मक परिवर्तन है, जिसमें हमारी आश्वस्ति बन जाती है किसी एक वास्तविकता को लेकर के, हमारा विश्वास बन जाता है कि ये ऐसा ही है, वो हमारा स्वत्व बन जाता है। अभी जीवन क्यों है? क्योंकि हम इस दर्शन से जुड़े, उस दर्शन में ऐसा कहा जा रहा है, इस कारण से हमने भी मान लिया कि ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा होता है। हमारे को कहा जाता कि नहीं ये 5 क्रियाएं नहीं 6 क्रियाएं होती हैं, तो हम उसको भी मान लेते। या कहा जाता कि नहीं 4 ही क्रियाएं होती है, तो हम 4 क्रिया को ही मान लेते। हमारा वो स्वत्व नहीं बना अभी तक। सिर्फ हमारे ये जो तुलन और जो चित्रण कह रहे हैं, है ना, चित्तवृत्ति से वो हमारा स्वत्व नहीं बना। हम कितना भी हम जोर लगा ले रहे हैं
क्या हमारा वो अधिकार क्षेत्र में आ गया क्या? नहीं आया है। तो इतने मात्र से हम पूरी वास्तविकता को नहीं समझ सकते। कुछ वास्तविकताएं हमारे को साक्षात्कार में जाकर के स्पष्ट होंगी, कुछ वास्तविकताएं हमारे को बोध में जाके स्पष्ट होंगी, और कुछ वास्तविकताएं अनुभव में जाके स्पष्ट होंगी। क्या ये समझ में आ रही है? ये बात पकड़ में आ रही है? ये हाँ समझने भैया। ये कुछ तो ये समझ हाँ, ये समझने की बात है कि कुछ चीजों का अधिकार चित्तवृत्ति को है समझने का, कुछ चीजों का अधिकार बुद्धि में है, और कुछ चीजें हैं जो आत्मा में ही समझ में आती है। तो आत्मा की वस्तु क्या है? व्यापक। तो जो आत्मा के प्रति मतलब एक तरीके से पूर्ण स्पष्टीकरण होना है, आत्मा को ले जो आत्मा आत्मा कर रहा हूं, व्यापक को लेकर के जो पूरी तरीके से मतलब पूर्ण ज्ञान होना है, वो आत्मा में ही होगा। व्यापक का ज्ञान चित्त को नहीं हो सकता, व्यापक का ज्ञान बुद्धि को नहीं हो सकता। उसका अनुमान हो सकता है, लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान आत्मा को ही होगा। तो साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार में कुछ चीजें स्पष्ट होंगी, संपूर्ण चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ आयाम स्पष्ट होंगे, बाकी आयाम स्पष्ट नहीं होंगे। वो आपको आत्मा तक जाकर के पूर्ण जो बेसिकली उसके सारे डायमेंशंस क्लियर होंगे। यदि चित्त में ही, साक्षात्कार में ही सारी चीजें हो जाए, तो फिर बोध और अनुभव की आवश्यकता ही नहीं बनती है, या नहीं? तो भैया इसमें मैं जैसे जीवन हूँ, इस बात का जैसे साक्षात्कार होना ये चीज पहले है, और व्यापक का अनुभव होना ये आत्मा के अंदर है, यानी कि ये ऐसा है। बिल्कुल, पहले जीवन का साक्षात्कार होगा, तब व्यापक का अनुभव होगा। ऐसा नहीं हुआ कि पहले आपको व्यापक का अनुभव हो जाएगा और फिर जीवन का साक्षात्कार होगा। पहले जीवन का साक्षात्कार होगा, उसके बाद जाकर के व्यापक का अनुभव होगा। ये चीजें स्पष्ट हो रही है? हाँ भैया, ठीक बात है। पहले जीवन का साक्षात्कार होगा, उससे भी जीवन के साक्षात्कार होने के साथ साथ जो है, पहले आचरण वाला भाग, न्याय वाला भाग, उसमें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अन्याय करते रहेंगे और चोरी डकैती करते रहेंगे और मुझे जीवन का साक्षात्कार हो जाएगा। तो जीवन के साक्षात्कार होने से पहले, कल जो अपन बात कर रहे थे कि उस जीवन की स्पष्टता के बिना भी हमें जीवन मूलक विधि से जीने का बहुत सारा कुछ आ जाएगा। मतलब मैं जीवन के को प्राथमिक मान के बहुत हद तक जीने लगूंगा। देखिए, एक गहरी चीज को समझना पड़ेगा कि हमको वो समझ में नहीं आया, लेकिन हम उसको बहुत मान्यता में गहरा स्वीकार किए हुए हैं। मान्यताओं में मैंने उसको गहरे ढंग से स्वीकार किया हुआ है। तो मान्यताओं में गहरे ढंग से स्वीकार करने के कारण जो है वो मेरे जीने में भी दिखने लगेगा। मुझे वो चीजें स्पष्ट नहीं है, फिर भी मेरे जीने में वो चीजें दिख रही हैं। ये चीजें कुछ समझ में आ रही है? मानने से जानने की जो क्रिया हो रही है, उसमें मैं जो एक बता रहा हूं कि क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो मानने से जानने की क्रिया में हम अपनी, जैसे मेरे को ये प्रस्ताव आया कि जीवन होता है, जीवन होता है, जीवन होता है, तो मैं बार बार उसको स्मरण पूर्वक लाता हूं कि मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं। यदि मैं जीवन हूं तो मेरा जीना कैसा होना चाहिए? तो मेरा जीना होना चाहिए मूल्य मूलक, न्याय मूलक होना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ मुझे मूल्य के साथ जीना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए वो रूप, बल, धन, पद के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसको भी जीवन समझ के उसके साथ मूल्यों के आधार पर मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए। और बहुत हद तक हम बलपूर्वक इसको प्रयास के साथ कर भी पाते। जब भी हमारा ध्यान जाता है कि मैं जीवन हूं, है ना, उसमें आप देखिए आपका भाव अलग होता है। उस भाव के साथ आप दूसरे के साथ जी पाते हैं, फिर वो विस्मृत हो जाता है। कई बार अभी आप देखेंगे तो ये ट्रांजिशन है। कई बार शरीर मूलक विधि से हम जीते हैं और कई बार जीवन मूलक विधि से जीते हैं।
अभी जब से ये प्रस्ताव आया है उसमें जो ये बोलते हैं ना पूर्वानुषंगी या परानुषंगी, तो कई बार शरीर संवेदनाएं हावी होती हैं। शरीर संवेदनाएं मतलब 4 विषय 5 संवेदनाओं के आधार पर हमारा चित्तवृत्ति काम करने लगता है और उस अनुरूप हम जीते हैं। कई बार हमको जब पढ़ते हैं ध्यान आता है कि नहीं, जीवन जो है ये एक वास्तविकता है, और जब हमारे स्मृति में वो आता है तो फिर हमारे उस स्मृति के आधार पर मन वृत्ति काम करने लगता है और उस आधार पर हम शरीर के साथ जो है कार्य व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब ये दो तरीके से हमारे में अभी क्रियाएं होते हुए दिखती है कि नहीं? मतलब ये स्विच होता है अपने अंदर। ऐसा कितने लोगों को लगता है? हाँ भैया, नहीं भैया, सही बात है, ये इस तरफ ध्यान जाता है और ये होता है ऐसा। बाकी लोग भी बताएं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये स्विच हो रहा है। एक बार हम जो है पूरे शरीर मूलक हो जाते हैं, फिर जीवन मूलक होते हैं, इस बीच में हमारा ट्रांजिशन चलता रहता है। बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए। जी भैया, ऐसा ही होता है, स्थिर नहीं होते हम लोग। उस कभी कभी जीवन मूलक दृष्टि से सोचते हैं, कभी शरीर मूलक हो जाते हैं। और बाकी लोग? हाँ भैया, बात तो ये है, स्थिरता नहीं रहती है। तो अभी जब तक हमारे पास ये नहीं आया था ये प्रस्ताव, तब तक तो पूरा हम शरीर मूलक विधि से ही सोच रहे थे। अब ये प्रस्ताव आया तो उसमें कम से कम ये चेंजेस आने शुरू हुए कि हम कुछ समय जीवन को भी ध्यान में रख करके कार्य व्यवहार करने लग रहे हैं। हमारे जो लक्ष्य है कि हमको क्या प्राप्त करना है, उसमें जीवन को हम प्राथमिकता दे करके अब हम करने लग रहे हैं। कई निर्णय हमारे जीवन को ध्यान में रख के हो रहे हैं कि जीवन लक्ष्य क्या है, उसको ध्यान में रख करके हम अब अपने लक्ष्य को तय कर रहे हैं। कई बार वो चीजें मिस हो जाती हैं तो आपस शरीर मूलक भी चली जाती है। तो जब हमको प्रस्ताव नहीं था, वहां से जो ये पहला स्टेज आया कि अब हमें कुछ कुछ इसके आधार पर भी क्रियाएं काम कर रही हैं, इस आधार पर भी हम काम कर रहे हैं। इसको ही मान्यता को गहरा करना, और धीरे धीरे ये मान्यताएं जितनी गहरी होंगी उतना हम इस अनुसार कार्य व्यवहार करने लगेंगे। तो हमको जीवन का अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल सकते कि मैं जीवन और सही के रूप में हूं, लेकिन धीरे धीरे वो क्वालिटेटिव चेंज अपने को दिखने लगता है सिर्फ वो मान्यताओं के आधार पर। और जितना ये गहरा होता जाएगा उतने हमारे साक्षात्कार की संभावना प्रबल होगी। हम ये चाहेंगे कि हम सारे गलत, मतलब हम शरीर मूलक विधि से सारे कार्य व्यवहार करते रहें और सडनली एक दिन हमको जीवन ज्ञान होगा और ये सारे शरीर मूलक जो है कार्य खत्म होके वो सीधा जीवन मूलक हो जाएगा। ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है कि होगा। आप लोग का इसमें क्या विचार है? ये महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है ये चर्चा का। हम जितना भी चर्चा करें, जितने भी तर्क हम करें, है ना, जितना भी चित्रण को फैलाएं, लेकिन फंडामेंटली हमको अपने यथास्थिति को तो जांचना पड़ेगा, और इस यथास्थिति से हम आगे कैसे बढ़े उसका रास्ता तभी पता चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है चर्चा का। आप सभी लोग इसमें बताएं तो मुझे भी लगता है कि मेरे लिए भी कुछ अच्छा पॉइंट्स मिलेंगे मुझे भी सोचने के लिए। बताइए। जी भाई, ऐसा लगता है कि क्रमिक है विकास, परंतु एक संक्रमण तो होता है ना जब अनुभव होता है, तो उसमें कोई वैसा शिफ्ट भी होगा ना। तो ये कोई जैसे अचीवमेंट वैसे कुछ होता है क्या कि नहीं? होता है ना, वही अभी कह रहे हैं कि अभी हमारा संक्रमण नहीं हुआ है। अभी हम पूर्णतया जो है जीवन में स्थापित नहीं हो गए कि जीवन के ही आधार पर हमारा पूरा जीवन, मतलब जीने का कार्यक्रम 24 घंटे चल रहा है। इसमें स्विचिंग हो रही है, हमारी मान्यताएं शिफ्ट हो रही है। एक बार मान्यताएं जब शरीर मूलक है तो शरीर के आधार पर चलती है, जब हमारी मान्यताएं जीवन मूलक हो जाती है तो जीवन के आधार पर चलने लगती है। तो जो ये हम कह रहे हैं कि मानव में यदि इसके जीने को देखा जाए तो वहां जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। बिना जाने भी यदि वो मानने के देखेंगे तो मान्यताएं बदलने पे पहचानना, निर्वाह करना भी बदलता है।
बिना जाने हुए भी हम किसी चीज को पहचान लेते, मान लेते हैं ना, तो उस मानने के आधार पर हमारा पहचान निर्वाह करना होता है। तो मान्यताएं बहुत बड़ा रोल कर रही हैं। तो इन मान्यताओं, जैसे जानने से पहले मान्यता ही होगी। पहले जो मैं जीवन हूं, ऐसा नहीं हो कि पहले मेरे जीवन जो है वो मैं जान जाऊंगा फिर वो मानने में आएंगे। पहले मानने में ही आएंगी। अब वो मानने के बाद ही वो जानने का काम होता है। तो जो साक्षात्कार जिसको हम कह रहे हैं, तो साक्षात्कार में जो हम ये कह रहे हैं कि जीवन का साक्षात्कार होना, उससे पहले जीवन हमारी मान्यता में आना होगा। और उसमें भी मान्यता में आने के साथ वो मान्यताएं कितनी प्रगाढ़ है वो भी होना होगा। अभी आप देखें, जैसे अपने को यहाँ पर देखें कि मतलब मैं एटलीस्ट यहाँ पर बता सकता हूं कि मान्यताएं जो है धीरे धीरे अपने यहाँ बदल रही हैं। जैसे पहले जो मान्यताएं थी कि भाई जो है मतलब आत्मा परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, कुछ चीजें होती है, तो आदमी उस आधार पर नियंत्रित था और उसके अकॉर्डिंगली उसके जीने का बहुत बड़ा भाग दिखता था। धीरे धीरे अब साइंस आया तो वो लॉजिकली देखना चाहता है कि भाई भगवान है या नहीं है। नहीं है तो इस आधार पर उसको नकार करके उसके आधार पर उस मान्यता के साथ जीता है। हमारी मान्यताएं जो है उस आधार पर हमारा जीना दिखता है। अभी आस्तिक और नास्तिक का डिफिनेशन देखे तो दोनों का डिफिनेशन क्या है? जो भगवान को मानता हो, जो भगवान को नहीं मानता हो। दोनों ही जानने की जगह पर बात ही नहीं करते, मानना और नहीं मानना। ये तो हम पर डिपेंड करता है। जैसे अभी इसको देखें कि पूरे धरती पे जैसे जो हिंदू है वो अपने देवी देवता को मानते हैं श्रेष्ठ, उसके आधार पर वो अपना जो भी है मतलब आचरण व्यक्त करते हैं। मुस्लिम है वो अल्लाह को श्रेष्ठ मानते हैं, तो वो अल्लाह को स्वीकार किए हुए हैं। अब देखेंगे और किसी भी धर्म में है वो किसी और को मानते हैं। तो सबकी मान्यताएं अलग अलग है ना, जानता तो कोई भी नहीं है। तो क्या ये हमारी मान्यताएं हमारे जीने में आती है कि नहीं आती है? पूरे संसार में जो समस्त झगड़े हैं वो जानने के आधार पर है या मानने के आधार पर है? मानने के आधार। सारा झगड़ा तो मानने को ही लेकर के है ना, जानने को लेकर के तो कोई झगड़ा नहीं है। साइंस में कोई नहीं झगड़ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है या नहीं होता है, एटम होता है या नहीं होता है, ये रिएक्शन होता है या नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या नहीं होता है। कोई लड़ता है क्या? नहीं लड़ते, क्योंकि वहां सब के सब जानने के आधार पर ही बात कर रहे हैं। जानने के आधार पर कोई झगड़ा होता ही नहीं है। झगड़ा मानने के आधार पर ही होता है, क्योंकि मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, जानना भिन्न नहीं हो सकता। और हमारा भ्रम क्या होता है? हम अपनी मानने को जानना मान लेते हैं। हम अपने मानने को जानना मान लेते हैं। ये समझ में आया क्या? हम अपने एजम्पशन को हम अपना नॉलेज ज्ञान मान लेते हैं। अपनी मान्यता को हम मान लेते हैं कि मैं जानता हूं। जी सही बात है। तो उसको मैं अब रिलेट करूं यहां पर, तो हमारी जो मान्यता है कि मैं शरीर हूं, ये बहुत गहरी है। ये बहुत गहरी मान्यता है और इस गहरी मान्यता के आधार पर हमारा जीना हो रहा है। अब इस मान्यता को इस दर्शन के जैसे प्रकाश में आए कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं। अब हमारी मान्यता को वहां शिफ्ट करना होगा। वो मान्यताएं कैसे शिफ्ट होंगी? जितना हम इसको अध्ययन करेंगे, जितना हम इसको सोच विचार करेंगे इस पर, जितना इसके अनुसार हम जीने का प्रयास करेंगे, उतनी ये मान्यताएं प्रगाढ़ होंगी। और किसी दिन जो है ये मान्यताएं जानने में भी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो सहज हो जाएगा। फिर उसके लिए हमारे को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा स्वत्व हो गया। अब उसके लिए मुझे ये पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं जीवन और शरीर हूं, इसके लिए मुझे ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो मेरा अपना हो गया। तो जब तक जानने का काम नहीं होता है तब तक मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए ये सारे प्रक्रियाएं हैं, ये अध्ययन है ना, ये अभ्यास है, ये वातावरण है उसको पुष्ट करने के लिए। तो साक्षात्कार जो मतलब बताया कि साक्षात्कार में कुछ जानने का काम होता है, संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ काम साक्षात्कार में ही हो जाता है। उससे ज्यादा बोध में होता है, जो चीजें बच जाती कुछ बोध में होती है, और जो लास्ट जो है व्यापकता का जो अनुभव होना है वो आत्मा में होता है।
क्या ये चीजें स्पष्ट हुई? जी भैया। इसमें और कुछ कोई ऐड करना चाहे अपना, जो भी आप लोगों ने समझा हो, आप लोग भी अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। भैया, तो बोलिए। जैसे अभी आपने वो मान्यता और जो जानने के लिए वो बताया, तो उसमें मेरे को थोड़ा आ गया ध्यान में। लेकिन मैं ये इसमें यही सोच रहा, ध्यान में आ रहा था मेरा कि जैसे आपने कहा जानना और मानना, तो जैसे मान लो मानना मतलब कोई भी प्रस्ताव अपने पास आया, फिर हमने उसको देखा और ठीक लगा तो हम उसको मानने लग जाते हैं, या परंपरा में ऐसी कोई चीज होती है तो उसको भी हम मानने लग जाते हैं। और जब जैसे मान लो अपने अंदर जैसे उस चीज को देखते हैं, जैसे मैं ये देखता हूँ भी मेरे मेरे विचार में, मेरी इच्छा में, जो मैं चाहता हूँ, मेरी आशा में क्या चल रहा है, तो भैया मैं ये देखता हूँ तो मुझे चीजें स्पष्ट हो जाती है कि ये चीजें चल रही है और शरीर सापेक्ष चल रही है चीजें, या गणित के रूप में, या उस तरह से भौतिक रूप में सारी चीजें चल रही है। तो भैया ये जो मानने का और जानने का जो प्रोसेस है, ये कैसे होता है? जी भैया, बस एक मिनट भैया, धन्यवाद। हेलो, हाँ आवाज आ रही क्या? वो बबुआ का फोन आ गया था। हाँ भैया, अभी आ रही है आवाज। हाँ, तो एक तो भैया मान्यताएं जो है ना, वो कहाँ से आती है? जैसे कोई एक छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके जो सराउंडिंग्स है, मतलब सराउंडिंग्स का मतलब क्या है कि उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो उन जिन चीजों को सही मानते हैं, वही मान्यताएं जो है उस बच्चे में भी आ जाती है। जैसे मैं मतलब इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से ले अपन। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, मान लेते हैं 1 साल 2 साल का है ना, उसको मतलब इसको अन्यथा ना लिया जाए। जैसे मान लेते हैं उसको एक ऐसे समाज में रखा जाए जहां पर मतलब जैसे मान लेते हैं मुस्लिम समाज में रखा जाए, और उसको ये ना बताया जाए कि वो हिंदू है मुस्लिम है। वो उसकी मान्यताएं कैसे डेवलप होंगी? वो किस चीज को सत्य मानेगा? जो उस मुस्लिम समाज में सत्य माना जा रहा है वही उसमें भी सत्य हो जाएगा, मानने लगेगा कि नहीं मानने लगेगा? उसी बच्चे को यदि हिंदू समाज में रखा जाए, वो किस चीज को सत्य मानने लगेगा? जो हिंदू जिस चीज को सही मानते हैं। तो मान्यताएं आ कहां से रही हैं? हमारी परंपरा से। मान्यताएं आए कहां से रही है? हमारी परंपरा से। यदि परंपरा सही नहीं है तो मान्यताएं भी सही नहीं होंगी। इसी का तो झगड़ा, इसी का ही तो सारा खेल है कि परंपराएं, कोई भी परंपरा जो है, कोई भी परंपरा पूरे तरीके से ज्ञान पे आधारित नहीं है, सत्य पे आधारित नहीं है, सब मान्यताओं पे आधारित है। तो जो बच्चा जिस परंपरा में जन्म लेता है, उस परंपरा की जो भी चीजें सही है उसको वो स्वीकार लेता है। स्वीकार लेने का मतलब वो भी उसको मान लेता है। ऐसा है या नहीं है? हाँ भैया, ठीक बात है। मान्यताएं उस व्यक्ति की अपनी नहीं होती है, मान्यताएं व्यक्ति की परंपरा से आती है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि मानव संस्कार अनुसंगी है। देखिए, ये कहा गया कि जैसे जीव में देखा गया, जानवरों में वो वंशानुसंगी है, उसमें ये मान्यताएं नहीं है कि भाई एक जो है किसी गधे को जो है मतलब किसी और कम्युनिटी में रख दे, मतलब जैसे शेर के बीच में रख ले तो वो अपने को शेर मान लेगा, इसको गाय के बीच में रख ले तो वो अपने को गाय मान लेगा। ऐसा नहीं है। वंशानुसंगी है, वो अपने शरीर के अनुरूप ही जो है वैसा ही आचरण करेगा। लेकिन मानव का ऐसा नहीं है।
उसमें मानने का काम नहीं है, मानव में जानने मानने का काम है। इस आधार पे इसलिए कहा गया कि मानव संस्कार अनुसंगी है। सो परंपराएं ठीक होंगी तो मानव में मानना भी सही होगा, और परंपराएं ठीक नहीं है तो मान्यताएं भी गलत होंगी। कुछ पकड़ में आ रही है मान्यताएं कहां से आती हैं? मान्यताएं हमारी परंपरा से आ रही है। पहली मान्यताएं तो हमारे परिवार से आती है, उसके बाद जो हमारा समाज है वहां से मान्यताएं आती है। यही प्रश्न था भैया आपका? जी भैया, इसमें यही बात थी मान्यता का, मैं इसमें समझा। मैंने आगे मेरा ये था कि जो जानने की प्रक्रिया होती है उसको हम कैसे देखेंगे, ये पूछ रहा था मैं। वो भी परंपरा से ही आती है। अच्छा। अभी जैसे अभी हम सभी लोग साइंस को जानने लगे हैं ना। आज से 200 साल पहले क्या हम लोग सब लोग जानते थे क्या? 200 साल पहले यदि पूरे मानव को देखे, क्या सभी लोगों को पता था कि परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? नहीं होता है। तो कुछ मानने का काम जो है वो हमारे जो परिवार से होती है, कुछ और जो मान्यताएं या जानने वाले काम है वो शिक्षा से होती है। तो आप शिक्षा की वस्तु देखिए, जो सभी लोगों ने जो देखा कि यूनिवर्सली सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही चीज शिक्षा में आई है। आप साइंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा साइंस ही शिक्षा की वस्तु बनी है। ये मनोविज्ञान आपको क्लास 1 से 10 तक नहीं पढ़ाया जाता, 1 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है मनोविज्ञान। फिलॉसफी नहीं पढ़ाया जाता, दर्शन नहीं पढ़ाया जाता, शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? उसमें बहुत डिस्प्यूट है। वो अलग अलग दर्शन अलग अलग चीजों को बताते हैं। तो जो चीजें अभी तक मानव को ठीक ठीक समझ में नहीं आई, वो हमारी शिक्षा में भी नहीं आई। जैसे मैं जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में हूं, क्या ये मान्यताएं हर आदमी में है क्या? नहीं है ना। तो जो जानने वाला काम है वो भी परंपरा से ही हो रहा है। जो शिक्षा परंपरा में होना चाहिए था वहां पर वो चीज नहीं हुआ, तभी तो हमारे को इस दर्शन से जुड़ना हुआ। ये भी एक तरीके की शिक्षा ही तो हो रही है हमारी, बट वो ट्रेडिशनल शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा में कुछ चीजें बाकी रह गई वो यहां पर अभी हो रही हैं। ठीक बात है, सही बात है ना। जानने का मतलब आप सोचिए ना, जानने का काम अभी मानव का इतिहास कितना पुराना है। ये सब होने से पहले तो पहले भाषा ही जो है आने में कितना समय लग गया, और जो ये भाषा आई वो एक परंपरा से दूसरे मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम यहाँ पर हैं तो हिंदी भाषा जानते हैं। क्यों? हमारे को जो हमारे से जो बड़े लोग हैं उनकी भाषा हमने सीखी। चाइना में चले जाएंगे तो चाइनीज भाषा है, जापान में चले जाएंगे तो जापानीज भाषा है। तो जो ये परंपरा है उसी से ही हमारे अंदर हर चीज आ रही है। परंपरा सही होगी तो हमारे में भी सही आएगा, परंपरा गलत होगी तो मुझ में भी गलत आएगा। इसलिए कुल मिला करके जो काम होना है, सबसे बड़ा काम होना है कि परंपरा का सही होना जरूरी है। उसी का ही आप देखेंगे एक तरीके से बाबा जी ने उस जो कर्तव्य दायित्व को पहचाना और उसी के लिए ही पूरा ये दर्शन प्रयास किया उन्होंने। इसको जो इन्होंने लिखा, जिया और लोगों तक पहुंचाया, वो कुल मिला के इसी अर्थ में है कि परंपरा सही हो जाए। तो हम सब जो कार्य कर रहे हैं कि हमारी में सही मान्यताएं आ जाए, उस मान्यताओं के आधार पर हमारा जीने होने लगे, और उसमें हम यदि शोध करेंगे तो हमारे को किसी दिन जानने का भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये जानना मानना। ठीक है भैया। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे, कुछ बताना चाहे? और कुछ इसमें आप लोग बताएं कुछ।
क्योंकि हमारे लिए अभी देखेंगे प्राथमिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो एक घाट है वो यही है, जीवन को पहचानना। क्योंकि हमारे जीने का बहुत बड़ा भाग इसी से जुड़ा हुआ है। यदि ये हमारे स्मृति में नहीं है तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। फिर तो हम उसी तरीके से जो भ्रमित परंपरा भी चल रही है उसी में ही हम भी फंस जाएंगे। तो इसको बार बार सेट करने की जरूरत है, अपनी मान्यता में लाने की जरूरत है। बताइए आप लोग। तो भैया जैसे स्वधन है, पहले वो मुझे पूरा तार्किक रूप पर स्वीकार होना है कि हाँ ये सही है, और पर धन सही नहीं है, तभी मैं इसको कर सकता हूँ और तब वो जानने में आएगा, या पहले पूरा स्पष्ट नहीं होना पड़ता है, थोड़ा इस दिशा में जाएंगे, इसको पहले मानते हैं कि हाँ वो हो सकता है सही, और तब हमारे करने से हमको स्पष्ट होता है कि तार्किक रूप पे भी स्पष्ट होता है कि वो सही है कि नहीं। देखिए बिल्कुल, पहले तो देखिए क्या होगा, स्वधन तो मान्यताएं में ही आएंगी पहले, कि स्वधन का मतलब क्या हुआ। कि पहला, उसके बहुत सारे घाट है। स्वधन का मतलब हम एक दूसरे का लेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ स्वधन, दूसरा उसके साथ साथ हुआ कि हम इसका अपनी जो आवश्यकता है उसका उपार्जन भी करेंगे। मतलब एक चीज ये भी हो सकता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, है ना, और जैसे मैं कोई किसी नौकरी में हूँ, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, उससे मेरे को सैलरी मिल रही है, उससे मैं अपनी चीजों को मतलब सारा पूरा कर रहा हूँ। तो क्या ये शोधन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? मैं तो कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, किसी का कुछ ले नहीं रहा। क्योंकि मैं कोई उत्पादन नहीं करता हूँ, कोई वस्तु ऐसा नहीं दे सकता हूँ, या कोई सेवा वैसा नहीं करता हूँ। वैसे उत्पादन और सेवा कहेंगे तो मान लीजिए मैं किसी तरीके के सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ, किसी सरकारी सिस्टम में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो किसी एक तरीके की सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जी। मैं सेवा दे रहा हूँ। अब देखिए, अब यहां पर लगता है कि भाई ये शोधन है। शोधन में ये भी जुड़ा हुआ है कि हम जिस भी चीज का उत्पादन सेवा कर रहे हैं वो प्राकृतिक आवर्तनशीलता में कितना सहयोगी है या नहीं है। मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, ठीक है, वो फैक्ट्री कुछ केमिकल बना रही है और उससे जो है जो भी वातावरण है वो दूषित हो रहा है। तो कहने के लिए तो मैं काम करके पैसा ले रहा हूं, क्या वो शोधन हुआ? नहीं हुआ, नहीं। क्योंकि जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है उसके कारण से। तो ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी ना। पहला स्टेप में समझ में आया कि मैं किसी से कुछ लूंगा नहीं, किसी का दूसरे का जो भी है चोरी नहीं करूंगा, एक पहले लेवल की मान्यता आएगी। उससे ज्यादा रिफाइनमेंट होगा क्या, कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं, है ना, वो बेसिकली कितना समाज के लिए उपयोगी है, कितना वो प्रकृति में आवर्तनशीलता को बना के रखा हुआ है। तो जब कह रहे हैं शोधन, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्तर तक वो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से स्वनारी कहेंगे, स्वनारी स्वपुरुष यदि हम कहते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक व्यवस्था के स्तर पर ही है कि उस व्यवस्था में जो हमारे को जो भी मतलब समाज स्वीकृत जो भी हमारे को संबंध प्राप्त हुआ है, मैं उसमें ही अपने तन मन धन से नियंत्रित रहूंगा। तो कुल मिलाकर के पहले अभी आप देखेंगे कैसे स्वधन स्वनारी कहे हैं, तो ये पहले हमारी मान्यता में आएंगे। हम बलपूर्वक उसको करने का प्रयास करेंगे, नहीं मुझे स्वनारी में जीना है, मुझे स्वनारी में जीना है, मुझे स्वनारी में जीना है। कई बार हम विफल भी होंगे, एक दिन वो हमारा स्वत तो हो जाएगा।
हमारे को अब उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें जी ही रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। हमारे को उसके लिए कोई अन्यथा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्वत्व हो गया। तो स्वनारी में जीना जो है वो बेसिकली हमारा स्वत्व होने का मतलब, मैं जान गया जीने का मतलब यही है, हमारा आचरण यही है, हमारा आचरण जो है, जीना जो है वो यही है, वो हमारा स्वत्व हो गया। इसका मतलब मैं इसको जान लिया। जब तक नहीं जाना हो तब तक हम मान्यताओं के आधार पर हम नियंत्रित रहते हैं। ठीक उसी तरीके से दयापूर्ण का व्यवहार कहे, भाई मुझे दूसरे के साथ जो है दयापूर्ण का व्यवहार करना है, दयापूर्ण का व्यवहार करना है। कई बार हम दयापूर्ण का व्यवहार नहीं भी कर पाते, गुस्सा आ जाता है, फिर वापस लाता है, नहीं मुझे दयापूर्ण का व्यवहार करना है, फिर हमारा वो टूटता है। तो बार बार उसको मान्यता में लाते हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। और एक दिन हमको मुझे ऐसा करना है, ऐसा बार बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही हो गया, मैं ऐसा ही जीता, इसका मतलब वो मेरे जानने में आ गया। और भैया दयापूर्ण कार्य व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? और क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि जैसे तन मन धन का सदुपयोग वो भी दयापूर्ण कार्य व्यवहार जैसा है, और संबंधों को निर्वाह करना वो भी दयापूर्ण कार्य व्यवहार जैसा है। तो एक रेखा नहीं लगता है, वो एक सिमिलर जैसे लगता है ना। देखिए मेन जो हम कह रहे दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये जो 6 चीजें बोल रहे हैं उसमें हम उसमें जीने को ही दयापूर्ण का व्यवहार करें। तो एटलीस्ट कम से कम धीरता, वीरता, उदारता में जीना। उससे और ऊपर जाएंगे तो दया, कृपा, करुणा आएगा। अब इस जीने को जब धीरता, वीरता, उदारता जो मूल्य है उसके साथ जीने में ये जो बाकी वस्तुएं हैं वो आ ही जाती। तो ये सारी जो चीजें हैं, स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण का व्यवहार, ये सारी चीजें हमारी मान्यताएं में आएंगे। पहले हमको स्वधन में जीना है, स्वधन में जीना है। फिर क्या होगा, जैसे ही स्वधन में जीने का करेंगे हमारे को फिर भय दिखने लगेगा कि हमारी बच्ची का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। नहीं तो फिर कुछ संग्रह भी करना होगा। तो हम झूलते हैं, स्वधन में जीना है ना, उत्पादन पूर्वक जीना है। और बीच बीच में भय भी आएगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा यदि हमको नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताएं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड हो गया है। आप लोग भी कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा ना। ये होता है। बाकी लोग नहीं, सही है ना, आप सही जा रहे हैं। और बातें इस ये अभ्यास में तो लाना ही पड़ेगा इसी को। अभ्यास का जीने में जितना ये पढ़ने से तो सूचना मिलती है, आप जैसों से यानी कि थोड़ा कंफर्मेशन होता है, उसके बाद में जैसे जैसे जीते जाएंगे उतना ही अपने पल्ले पड़ता जाएगा, उतना ही स्वत्व बनेगा, उतना ही अपनी कमाई है बस, जितना जितना जी सकते हैं। ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। बिल्कुल, मान्यताएं जितनी गहरी होती जाएंगी उतना हमारा जीने में आता इसलिए जाएगा। और एक आप ये वन साइडेड मत समझो, यानी कि वी एग्री इन टोटो, यानी कि वो मनन कर रहे हैं अपने में, अब उसमें बोलने जैसा कुछ लग नहीं रहा। अच्छा ठीक, दैट्स द थिंग। वही तो, वो मान्यताएं जितनी गहरी होती जाएंगी उतना हमारा जीने में भी दिखने लगेगा। और एक दिन जिस दिन जानना हो गया, अब हमारा प्रयास खत्म हो गया, सहज हो गया वो हमारे लिए। अब उसमें कोई हमारा मतलब बल नहीं लग रहा, वैसा जीने के लिए बल नहीं लग रहा है। अब वो हमारा अपना सहजता हो गया जीने। उसके लिए कोई हमारे को बलपूर्वक जो है सोच विचार करना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं, हम हो गए हैं। आपने तो बोल दिया सहज हो गया, पर इसके वास्ते प्रयास कितना होगा ये तो देखेंगे तभी पता लगता है। यानी कि अच्छा, पहले खटकता है तो अटकता है, वो तो वहां तक तो सही है, अभी खटकता है और वो अटकता भी है। पर वो मैं ऐसा ही हो गया, यानी कि कोई खटकने की बात भी नहीं, ये भी नहीं, जो तो वो तो न्यायपूर्ण जीना ही हो गया ना, और वही अपना गंतव्य है। बिल्कुल, मैं उसके उसका लिए एक प्रयास प्रमाण तो करना मैंने, यही हमारे हाथ में बस। देखिए उसका प्रमाण तो मैंने देखा ना, जैसे बाबा जी, मैं तो हर समय ही देखा उनको कि ऐसा जीते थे।
इसलिए ऐसा अनुमान लगता है कि ऐसा हो सकता है आदमी जहां पर वो सहज हो गया, उसका जीना, उसको, जैसे मैं बाबा जी के साथ होता था तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना है, ऐसा मतलब उनके प्रभाव में या उनके साथ रहने पर मुझ में बार बार प्रेरणा आती थी। कई बार कर पाता था, कई बार नहीं कर पाता था, तो मेरा स्वत्व नहीं हुआ था वो, लेकिन उनमें देखा था वो उनका स्वत्व है, वो ऐसा ही है। इसके लिए उनको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, कोई बार बार उसको स्मृति में लाने की जरूरत नहीं थी कि मुझे दयापूर्ण का व्यवहार करना है, मुझे दयापूर्ण का, वो ऐसा ही जीते थे। तो वैसी स्थिति में जाने के लिए पहले तो हमारे को ये अभ्यास ही करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मान्यताओं में लाना पड़ेगा। मान्यताएं जितनी गहरी होंगी हमारा उतना ज्यादा उसके प्रति जो है अभ्यास भी गहरा होता जाएगा। जी, और कोई कुछ बोलना चाह रहे थे अभी? अभी किन्हीं ने जो है अनम्यूट किया था, लेकिन फिर मैं बोलने लगा तो वो म्यूट कर ली। अखिलेश्वर भैया आप थे क्या? हाँ भैया मैं ही था। मैं एक्चुअली मेरा एक प्रश्न था, पूछूं? हाँ हाँ बोलिए भैया। भैया मैं ये कह रहा था कि एक अपने पास दो अप्रोच दिख रही है। एक तो ये दिख रही है कि अपने साक्षी भाव में होके या अपने भाव विचारों को देखते रहे और उसमें जो भी परिमार्जन करना हो या उनको सुधारना हो उस पर काम करें, या दूसरा तरीका आ सकता है कि अपने कार्य व्यवहार पे फोकस करें। तो अपना अगर कोई कार्य व्यवहार लड़खड़ाता है तो उसको सही करें। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा, या दोनों ही करना है? अच्छा, अभी जिसको कहते हैं भाव विचार को देखने देखने का काम करे, तो भाव विचार को देखेगा कौन? जैसे ये अभी मैं ये हमारे पास जो पूछूं? चार्ट है, जैसे इसमें से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, कौन देखेगा इस भाव विचार को? वो तो भैया जैसे हम अपने में देखते रहते हैं ना कि अभी मान लो कोई दूसरा आदमी है, उसके प्रति कैसा भाव विचार है ये तो मुझे दिखता ही है। अब मैं मतलब वो आत्मा दिखता होगा या मैं पता नहीं, डोंट नो, बट ये तो दिखता ही है कि कोई दूसरा आदमी है और उसके प्रति मेरे विचार अच्छे आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं, ये तो दिखता ही है। बिल्कुल, देखिए वो विचार अच्छे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, है ना? इतना देखने मात्र से आप में अच्छापन हो जाता है क्या, कितना भी देखें तो? नहीं नहीं नहीं, देखने मात्र से नहीं, वो तो अपन जब उसको कंपेयर करते हैं अपने मन के अंदर ही कि इसके प्रति जो है मेरा जो है विचार जो है वो मान्यता पूर्ण रहे, या इस तरह से जब सोचते हैं कि द्वेष का भाव नहीं रहे, स्नेह का है, वो मूल्यों का है, तो कुछ ठीक होता है, और नहीं तो फिर वैसा ही रह जाता है। जी, जो भैया का प्रश्न है मुझे मतलब बढ़िया लग रहा है। बाकी लोग भी बताएं इसमें कैसा लगता है, फिर अपन और इस पे आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन। हम अपने इच्छा विचार को देखते रहें, है ना? क्या उससे जो चीजें हैं वो ठीक हो सकती हैं क्या? इच्छा विचार हमारा पूर्णतया ठीक हो सकता है क्या? हमारे भाव विचार अच्छे हो जाएंगे क्या? हम अपने भाव विचार को हमेशा देखते रहें, क्या उससे वो भाव विचार ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से, बार बार हम उसको देखते रहें? नहीं हम तो भैया सही इसमें कह जो रहे हैं। इस तरह मूल्यांकन से तो पता नहीं, पर फर्क तो जरूर करते हैं ना, पड़ना चाहिए व्हेन वी ऑब्जर्व द थिंग। तो उससे, क्योंकि अंदर तो अपने कहीं ना कहीं वो न्याय और इसकी अपेक्षा रहती है। वो तो पूज्य बाबा जी ने भी कहा 51% तो भ्रमित आदमी में भी न्याय की अपेक्षा रहती है, और अच्छा तो सभी को लगता है। और अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं अपने को लगेगी। हाँ, पूर्ण रूप से वो हो जाएंगे ऐसा नहीं है, अभ्यास उसके लिए चाहिएगा। और ये बातें मेरी बातें ही हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अनुभव में अपने तो आया नहीं है, पर अभी इतना है कि बातें लगने लगी हैं न्याय की, उस जो भी है पहले भी करते थे, पर अब जरा समझ के करने का मन हो रहा है और अच्छा लग रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट तो है, पर वो स्वभाव नहीं बना है जैसा आपने कहा था। जी, और भैया इसमें जैसे ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान लो हमारे अंदर कोई भी बात चल रही है, विचार हुआ या कोई भी भाव बना किसी और के प्रति या स्वयं के प्रति भी, तो भैया फिर अपन उसको देखते भी हैं। तो जब उसको ऐसे देखेंगे तो अपने पास जब सही चीज को ध्यान में होगा, जैसे मान लो सही का प्रस्ताव जिसको शिविर में कहते हैं, तो अगर अपने पास वो होता है तो फिर हम वो भाव और विचार में आई हुई चीज को फिर उसका मूल्यांकन करके उसको हम अपने अंदर ये देखते हैं कि अभी मेरे को इसमें थोड़ा गुणात्मक रूप से मेरे अंदर थोड़ा बदलाव हो, इसके लिए मैं क्या प्रयास करूं, मेरा चिंतन किस तरफ लगे। तो ऐसा होता है तो जाके वो भाव विचार मतलब जो है मेरे हिसाब से ये ऐसा होता है इसमें। बढ़िया।
देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा और रख देता हूँ, फिर बाकी लोग कभी सुनेंगे। कि एक चीज है कि अपनी मतलब भाव विचार को देखना, भाव विचार को देखना, तो उसमें एक चीज तो उपलब्धि होती है कि हमारे में यदि इतना भी ध्यान जाता है तो हमारे भाव अच्छे नहीं है, है ना, या हमारे विचार अच्छे नहीं है, इस जगह पर मुझे ज्यादा पता चलता है। जब हम अच्छा होता है ना, उस समय हमारा ध्यान नहीं जाता, जब हमारा गलत होता है तब उधर की ओर ध्यान जाता है। क्या ऐसा ज्यादा होता है? अच्छे जब हमारा अच्छा, हाँ हाँ भैया यही होता है। अपना है जब ना, खराब होता है, हम दुखी होते हैं, तब मैं उसका वो करता हूँ, जिसे कहते हैं समीक्षा करता हूँ। जैसे मेरा किसी से झगड़ा हुआ, तो मैं हाँ बैठ के उसको एनालाइज करता हूँ कि क्यों हुआ। फिर मैं हाँ समझने का प्रयास करता हूँ कि इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। फिर थोड़ी देर में मैं सेटल हो जाता हूँ और उसको माफ कर देता हूँ, दूसरे दिन सेटल हो जाता है। हम्म, ऐसा अभी हो रहा है थोड़ा तो। वही लेकिन ऐसा अच्छे भाव को तो नहीं दिखते, लेकिन वो दिखता है कि जब दुख आता है तो जरूर ध्यान जाता है। बिल्कुल। तो ये जो देखेंगे नेचुरली जो है, जब अच्छा कुछ होता है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, कुछ गड़बड़ी होती है ना तब हमारा ध्यान जाता है। तो गड़बड़ी होने पर हमारा ध्यान जाना शुरू हुआ, ये एक अच्छी उपलब्धि है। पहले तो हम उससे सिर्फ दुखी होते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उधर की ओर, हम सिर्फ उसके जो है ना उसकी पीड़ा भोग रहे होते। अब एक उपलब्धि इससे है कि भाई उस जो गलत हुआ, खराब हुआ, उस पर हमारा ध्यान जाना शुरू हुआ, तो हम अपने ऊपर जो है काम करना है, ऐसा हमारे अंदर जो है स्वीकृति होने लगती। लेकिन आप में वो चीजें बार बार घटित होती ही हैं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये बात ठीक है। लेकिन वो क्या पूरी तरीके से ठीक हो जाता है? नहीं होता है। क्यों? होना कैसा है ये पता नहीं चलता। गलत का पता चलता है, लेकिन सही का हमारे को पता नहीं है। सही का पता कैसे चलेगा? भाई उस व्यक्ति के साथ हमको कैसे न्याय करना है, इस न्याय के लिए हमारे को पहले जीवन का ज्ञान होना पड़ेगा कि भाई मैं भी जीवन और सही के रूप में, वो भी जीवन और सही के रूप में। उसके साथ साथ आपको पूरी व्यवस्था का भी ज्ञान होना पड़ेगा। भाई अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भाई मेरी मेरी क्या भागीदारी है, उसकी क्या भागीदारी है, क्या हम दोनों ने उस भागीदारी का निर्वाह किया कि नहीं किया। तो आपको बेसिकली सिर्फ जो एक जो कह रहे हैं ना कि गलत हुआ उससे नहीं, उस गलत के साथ साथ आपके जो चित्रण में पूरा सही भी आना पड़ेगा। जो वास्तविकता है, अस्तित्व जैसा है, वो पूरा अस्तित्व भी जैसा है, वो भी तो कंटेंट होना पड़ेगा ना। उसी के आधार पर तो आप जो है सही को समझ पाएंगे। अभी सही का कंटेंट ना हो और गलत की समीक्षा हम करते रहे तो वो सुधरेगा क्या? पूरा अस्तित्व जैसा है, पूरा अस्तित्व जैसा है, वास्तविकता का मतलब पूरा होल, कंप्लीट होल एग्जिस्टेंस। मैं हूं, मेरा शरीर है ना, मेरे साथ और भी जो लोग हैं उनके साथ हमारा संबंध है, एक व्यवस्था है। उसके साथ साथ ये धरती है, बहुत सारी धरतियां हैं, है ना, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड पूरे व्यापक में है डूबे हुए। तो ये पूरा जो सत्य का जो दायरा हुआ, स्वयं से लेके पूरे अस्तित्व तक, ये पूरी वास्तविकता हमको समझ में आएगी, तब तो उसके रेफरेंस में हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। सत्य के बिना, सत्य को समझे बिना, है ना, हम गलत को कैसे पहचानेंगे? जैसे एक होता है ना कि भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, है ना, भ्रष्टाचार को पहचानेंगे कैसे? सही आचरण के रेफरेंस में ही ना भ्रष्ट आचरण को पहचानेंगे। सही आचरण का हमको पता नहीं हो तो हम भ्रष्ट आचरण को पहचान पाएंगे क्या? जैसे कोई एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, गणित का कोई प्रश्न है ना, अब ये जो उसका रिजल्ट है वो गलत है या सही है, गलत है, इसका पता कैसे चलेगा? हमको सही आंसर का पता होगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि गलत है ये। हमको सही आंसर का पता नहीं है, हम बता पाएंगे कि ये गलत है क्या? नहीं बता पाएंगे। तो हमारे पास पास जो ये बार बार हम जो है, ये हमको कुछ दुख हुआ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये नेचुरली हमको पता चलेगा कि हमने किसी के साथ कुछ भी बातचीत हुआ, व्यवहार हुआ, उसमें कुछ हमारे को तकलीफ हो गया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये तो हमको पता चल जाता है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको पूरा सही का भी तो पता होना पड़ेगा ना। सही का पता होना जो है वो सिर्फ आपके चित्रण विश्लेषण से नहीं होता। यही बार बार यहां कहा कि सिर्फ चित्रण विश्लेषण से सही का पता नहीं चलता है, उसके लिए बुद्धि आत्मा को भी जागृत करना पड़ेगा। पहला तो साक्षात्कार होना पड़ेगा
साक्षात्कार के साथ साथ फिर बोध होना पड़ेगा बुद्धि में, फिर आत्मा में अनुभव होना पड़ेगा, तब जाके पूरे अस्तित्व का आपको जो है सत्य का ज्ञान होगा। अब उसके आधार पे बैक जब आप आएंगे, अनुभव हो गया, अनुभव से फिर बोध, बोध से फिर चिंतन, और उस चिंतन से जब आपका चित्रण फैलेगा, तब आपके सामने वाले आदमी के साथ पूरी संपूर्णता के अर्थ में उसके साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, क्या उसके साथ इंटरेक्शन होगा, ये आपको पता चलता है, और फिर आप उसका निर्वाह कर पाते हैं। तो ये जब तक आपके पूरे इस कहें चित्रण में वो संपूर्णता का पूरा मतलब सही का नहीं आता है, तब तक आप उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे? तब तक आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि आपने गलत किया, आपने गलत किया, इतना ही पता चलेगा। आप अपने भाव विचार को देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि मैं गलत आदमी, मैं खराब आदमी, कुंठा की जगह पे पहुंच जाएंगे। उसकी जगह हमारे को ये पूरे प्रस्ताव, ये पूरे दर्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा, इस पूरे दर्शन को हमको समझना पड़ेगा, ये पूरा हमारे को जो है साक्षात्कार से, बोध से अनुभव तक जाना पड़ेगा। नहीं तो हम अपनी इच्छा विचार आशा को देख करके सिर्फ कुंठित होते रहेंगे। दीदी आपके साउंड आ रही है बैकग्राउंड से कुछ ऐसा। हाँ, आप जो बोल रहे हैं तो ये यहाँ की बातों पे, लेकिन आप बोले कि पूरा दर्शन पढ़ लीजिए और फिर उसको समझिए और फिर हम सत्य को समझिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी जो लोग सत्य में है और जो हमें थोड़ा आप जैसे लोग को बता रहे थे, तो इनको हम किसी अभी पूरा पक्का तो है नहीं हमारा, हाँ हम बिल्कुल ऐसा ही, हम कभी भी निकल नहीं गए जैसे उल्टा ऐसे काम करते जाएंगे, लेकिन बार बार ध्यान जाए तो हम बढ़ेंगे। आपकी आवाज मतलब मेरे को नहीं स्पष्ट हो रही है, बाकी लोग कोई समझ पा रहे हैं क्या बोल रही हैं दीदी? वो आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, शायद स्पीकर फोन पे है। हाँ भैया, अब आ रही है? हाँ, आप एकदम सही आ रही है, बिल्कुल ठीक ठीक। भैया फिर से दोहराती हूँ मैं कि आपने जो लास्ट में बोले कि हम जो भी ये चीजें हम सही को समझने के लिए हमको दर्शन पढ़ना है, उसको अनुभव तक जाना है, फिर वो हमारे चित्रण में आएगा और फिर हम उसको जीने में लाएंगे, तो ये तो बहुत ही बड़ी और बहुत धीमी गति से बहुत लंबी अवधि का काम है। पर अभी जैसे जैसे आप लोगों से जो जो सूचना मिलती जाती है, उन सूचनाओं के आधार पे यदि हम काम करते जाते हैं, तो क्योंकि हम अभी तो समझे नहीं है, न कुछ जानते भी नहीं है, पर फिर भी जितना जितना हमारा अपने दुख के कारण या अपनी पीड़ाओं के कारण जिस बात पे हमारी समीक्षा होती जाती है, उस बात को हम ठीक करते हुए जितना जितना पता है आप लोगों से सूचनाओं के आधार पे, उतना तो ठीक करते हुए हम चल ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इसमें एक प्रश्न मेरा ये बनता है कि यदि मुझे सूचनाएं मिल रही है, मैंने कुछ नहीं पढ़ी हूँ, मैं बहुत दुखी होती भी हूँ और करती भी हूँ, और मुझे कुछ नहीं मतलब मेरा कुछ अपना पठन वगैरह नहीं है या मैंने दर्शन को अध्ययन नहीं किया है, लेकिन आप लोगों से यदि मैं कुछ सुनती हूँ तो मुझे उस सुनने को मैं कैसे अपने आप में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे जांचूं, मेरा मन कैसे बने उस चीज को कि आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही चीज है और इससे ही मुझे आराम मिलेगा, ये चीज मैं कैसे स्वीकारूं, कैसे अपने अंदर इस बात को स्थापित कर सकती हूँ? इसका कोई रास्ता हो तो वो बताइए प्लीज। जी बढ़िया। देखिए, जैसे भैया ने जो इससे पहले कहा था, अखिलेश्वर भैया का ही शायद प्रश्न था कि अपने भाव विचार को देखते हैं, है ना, उससे अपने को पता चलता है कि भाई हमारे भाव विचार में जहां गड़बड़ी है उसको ठीक करने का। तो जो वो एक अभ्यास बोल रहे हैं कि हम अपने भाव विचार को देखते हैं, अपने भाव विचार को देखते हैं, उस अभ्यास की एक जो उपलब्धि है कि काम हमको अपने स्वयं पे करना है, दूसरे पे नहीं करना है, ये निष्कर्ष पे हम बार बार पहुंचते। जब भी हमारे को कुछ मतलब किसी के साथ व्यवहार में दिक्कत हुई, अब उसमें हम कहते हैं हम अपने भाव विचार को देखते, तो हमको इस समस्या के मूल कारण में समझ में आ जाता है कि जो हमको दुख हुआ उसका कारण सामने वाला व्यक्ति नहीं है, मेरा खुद का ही प्रॉब्लम है, मेरे ही भाव विचार में जो गड़बड़ियां हुई उसी से मेरे को दुख हो रहा है, दुख का कारण सामने वाला नहीं है। ये एक उपलब्धि होती है। जब ये समझ में आता है कि दुख का कारण मैं स्वयं हूं, तो काम भी अपने ऊपर करना है, ये हमेशा ध्यान रहता है।
यदि हम अपने भाव विचार को नहीं देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने दुख का कारण सामने वाले को बता देते हैं। तो हम किस पर ध्यान रखते हैं कि भाई उसको ठीक करना है। तो ये जो एक बार जो अभ्यास बताया, ये एक अच्छा अभ्यास है, जिससे हमको बार बार प्रॉब्लम कहाँ है वहां हमारा जड़ को पता चलता है कि भाई जड़ कहाँ है, मेरा खुद का ही इच्छा विचार आशा ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है। ये बार बार ध्यान जाना उस एक अभ्यास की उपलब्धि। लेकिन इस बात पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। मैं अपने आप को हमेशा सही ही मानती हूँ, या मैं सामने वाले के अनुसार ही व्यवहार करती हूँ। तो मुझे जो समझ में आता है मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। मैं अपने आप को सही ही मान के कर रही होती हूँ। देखिए तो कुल मिलाकर के देखिए दीदी, एक चीज ये है, साइंस ने नियम को पहचाना, तो नियम को पहचानने से उस पर क्या अधिकार पाया, उस नियम को अपने अनुसार प्रयोग करना, नियंत्रित करना सीख गया। जैसे उसने इलेक्ट्रिसिटी को पहचाना, तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने नियंत्रण में ले लिया कि नहीं ले लिया उसने? उस नियम को पहचानने से ही ना उस पर नियंत्रण आया। है ना? तो हम नियम को पहचानते हैं, तो उस नियम को पहचानने का मतलब ये कैसे हो रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे एंड हो रहा है, सब कुछ उस नियम को पहचाना, तो उस नियम को नियंत्रित करना भी सीख लिया, मतलब उस नियम के आधार पर उसको नियंत्रित करना भी सीख लिया। साइंस की इतनी सारी उपलब्धियां हैं हमने देखी, जैसे ये सारी जो हम लोग इतना देख रहे हैं पिछले 100 सालों में हुआ, तो इस नियम को पहचान करके ही ये सारा नियंत्रित हो करके हमने इतने सारे उपकरण बना लिए। अब हम अपने होने के नियम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जो हूं, रूप में जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, कैसे कैसे ये क्रियाएं काम करती, कब मेरे को जो दुख होता है तो दुख कहां से होता है, उसका नियम क्या है, कहां पर वो स्टार्ट हुआ, किस जगह पे गड़बड़ी हुई, जब सुख हुआ तो कहां पर वो सुख हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। इन सारे नियम को पहचानेंगे तभी तो उसके जो है नियंत्रण को भी पहचान पाएंगे। नियम ही पहचान में नहीं आएगा तो नियंत्रण कैसे करेंगे। तो जो उसमें एक अच्छा अभ्यास जो बताया कि अपने जो है भाव विचार को देखना, उस भाव विचार को देखने पर एक जो मतलब जो शिफ्टिंग होती है कि हमारे दुख का कारण जो सामने वाला रहता है उसकी जगह हम शिफ्ट होते हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में मेरे दुख का कारण मेरा अपना समझदारी है, मेरा अपना भाव विचार है। किसी भी समय, बहुत अच्छा। जब तक हम अपने भाव विचार को नहीं देखते हैं हम अपने दुख का कारण दूसरे को बताते रहते, चाहे मान लेते हैं हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे के साथ कुछ भी झगड़ा हो, हम उसे मानते हैं यार उसने गलत किया। जब हम अपने भाव विचार को देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है यार मेरे ही भाव विचार में गड़बड़ी कारण मैं परेशान हो रहा हूं। उसमें जो हुआ हुआ, जो घटनाएं घटी घटी, लेकिन मेरे जो दुख है, मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। इस जगह पर जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे को अपने ऊपर काम करना है या उसके ऊपर काम करना है ये तय नहीं होता है। अभी हम सब किसको ठीक करने पे लगे हुए थे, दूसरे को ठीक कर रहे होते, क्योंकि हम उस तार को नहीं पकड़ पाए हैं कि ये जो फंडामेंटल जो उसका जड़ है, जो दुख का कारण है मैं स्वयं हूं, ये नहीं हमारे को पकड़ में आता है। उसके लिए जो मैं बार बार कई बार बोल चुका हूं और अभी फिर से बोल रहा हूं, उसके लिए अपने इच्छा विचार आशा को देखने से ये लाभ होता है। ठीक है दीदी, बाकी लोग भी बताएं इसमें ऐसा कुछ है? हाँ, लेकिन अब उससे काम नहीं होता है। हाँ। अच्छे से बताया आपने। हाँ। लेकिन ये है तो बहुत ही बड़ा दम वाला बात, एकदम अपने आप को उस चीज पे जांचना और पारदर्शिता से उन चीजों को रख कर सोचना और करना बहुत मुश्किल दम वाला काम है भैया। दम तो और है। दीदी रेफरेंस में न्याय को रखना पड़ेगा, जो अपने सूचना आ रही है पठन से वगैरह से, वो उसके रेफरेंस से हम अगर देखते रहेंगे तो ये यानी कि ठीक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ उतने से काम नहीं हो जाएगा, इच्छा विचार आशा को देखने से शायद काम नहीं होगा, उसमें से ये आपको होगा कि आपको अपने ऊपर काम करना है, उससे चीजें वो ठीक हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए अब आपको ये पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, पूरा अध्ययन करके ये जो आपको जो ये क्रियाओं का जो शेष क्रियाओं का जागरण है, जागृति होना है कि भाई ये चित्रण तक ही क्रियाएं जागृत हैं, उससे ऊपर की क्रियाएं जागृत नहीं है, उसको जागृत करना पड़ेगा, उन क्रियाओं को एक्टिवेट करना पड़ेगा, चिंतन का जागृत होना पड़ेगा, बोध का जागृत होना पड़ेगा, अनुभव का जागृत होना पड़ेगा। इन क्रियाओं की जागृति के बिना हम चाहेंगे कि ये चित्रण और तुलन विश्लेषण
करके ये सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए, नियंत्रित हो जाए, ये नहीं होंगी। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो वो पहले स्टेप का काम हुआ, उससे आपको पूरे दर्शन को अध्ययन करके वहां तक पहुंचने का वो मार्ग ढूंढना पड़ेगा, वरना हम उसी में सिर्फ गोल गोल साइकिल में घूमते रह जाएंगे। वो होगा नहीं, पूरी जिंदगी ऐसा ही हो जाएगा कि भाई हम जो है गलत कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो गलतियां कभी भी जो है ना खत्म नहीं होंगी, कम होगी, खत्म नहीं होंगी, वो रहेंगी। क्या ऐसा कहना ठीक है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। जी भैया, जो मुझे ध्यान नहीं देना है, उसको करना भी है। बिल्कुल अपने ऊपर जब करते जाएंगे तभी उसमें हम सफलता पाएंगे। जितना जितना समझ में आता जाता है उतना उतना करते जाएंगे। ठीक भैया, धन्यवाद भैया। जो मुझे इस पूरी चर्चा से ज्यादा स्पष्ट हो गया है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले इतना ध्यान इसमें नहीं गया था कि हमारे लिए ये रास्ता अभी अनुभव मूलक विधि से कितना सुगम हो गया है तुलना में जितना एनाग्रज को इस अनुसंधान विधि से कितना परिश्रम करना पड़ा। मतलब उनका कोई सही का रेफरेंस नहीं था, और उनको पूरा ये अपनी चित्त शुद्धि और उस पूरी प्रक्रिया से इसको पूरा देखना पड़ा, और हमको ये वैसा सौंप गया है कि हम इस टेक्स्ट से, वांग्मय से इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, और जितना सुगम वो हमारे लिए गया है कि हम इसको पढ़ सकते हैं, और हमारा पूरा सही का रेफरेंस हमारे सामने है। हमको इसको सिर्फ पढ़ना है, सोचना है उसके बारे में, और इसको जीने में लाना है। तो ये बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा भास कि उन्होंने कितना परिश्रम किया है, और कितनी दृढ़ता और निष्ठा चाहिए था हम उनको, और कि हमारे लिए कितना सुगम हो गया है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं केविन भैया। ये देखिए, साइंस में भी देखिए कि एक साइंटिस्ट ने पूरी जिंदगी लगा करके जिस नियम को वो पहचानते हैं, आज के दिन हम सब हमारे लिए कितना सुलभ है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन न्यूटन को उस लॉ को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ी। तो ऐसे एक एक जो नियम को पहचानने के लिए लोगों ने जिंदगी लगाई, वो हमारे लिए कितना सरल हो गया। तो एक का जो सही समझ है वो दूसरे के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जो केविन भैया बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, यही कृतज्ञता का भाव आता है बाबा जी के लिए कि जो उन्होंने खुद को मतलब जो अनुभव किया, समझा, उसको भाषा रूप देकर के हमारे लिए कितना सरल बना दिया इसको समझने के लिए। यदि हमारे को ये सब नहीं होता तो हमारे को भी उनके जैसा जो है अनुसंधान करना पड़ता, और क्या पता वो मिलता नहीं मिलता। तो संस्कार अनुसंगी का मतलब ही यही है कि यदि सही का प्रस्ताव है तो वो सही का प्रस्ताव ट्रांसफर हो सकता है बच्चे में। जी, और बताएं, जो इससे पहले डिस्कशन हो रहा था, भाव विचार को देखना, उस पर मैंने अपनी बात कुछ रखी, और किन्हीं को कुछ रखना हो। भैया मैं इसको अभी ऐसे समझ रहा था इसी प्रश्न को कि इसको 3 लेयर में देख लें। एक तो जो आपकी बात है वो मेरे को समझ में आई कि बगैर अनुभव के वो चीज तो स्थिर होगी नहीं, मतलब कभी वो लगातार निरंतर सुख वाली स्थिति तो आएगी नहीं, है ना। मेरे को दुख होगा, फिर मैं सुधार करूंगा, फिर दुखी होऊंगा, फिर वैसा होगा। तो एक लेयर तो हो गया अनुभव वाला, सेकंड हो गया जो भाव विचार का, और तीसरा मैं कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से जो कार्य व्यवहार करना है। तो अभी फिलहाल ऐसा कर सकते हैं कि अपना भाव विचार देखते रहें, दर्शन पढ़ते रहें, और फिर वो यात्रा जो है वो चलती रहेगी, लेकिन अपन को दुखों से तो मुक्ति मिलती रहेगी। तो मेरा मूल प्रश्न ये था कि अपन कार्य व्यवहार पे दिमाग लगाएं या अपने भाव विचार पे लगाएं, वो थोड़ा सा एक और दीजिए आप उत्तर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपना 90% काम अपने भाव विचार पे था और 10% काम कार्य व्यवहार पे था। क्या मैं इसको ठीक करना है कुछ और, तो ये बताएं आप प्लीज। नहीं, कोई भी कार्य व्यवहार होता है वो उसका फंडामेंटल ओरिजिन कहाँ होता है? बिना भाव विचार में आए कोई भी कार्य व्यवहार में चीजें आ सकती हैं क्या? नहीं आ सकती। तो मूल तो जाके देखेंगे, जो भी कार्य व्यवहार है वो आपके भाव विचार का ही रिफ्लेक्शन है।
जी बिल्कुल। हम भाव विचार में जितना जीते हैं उससे कम कार्य व्यवहार में जीते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? तो भाव विचार ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ ना। है ना? तो देखिए बार बार यही जो बात हो रही है कि हमको ध्यान जो देना पड़ रहा है ना भाव विचार को हमारी प्राथमिकता के आधार पर होता है। प्राथमिकता होती है तो हमारा अपने आप ही ध्यान उधर की हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार मेरे को जो समझ में आती है कि जैसे भी जितनी बार भी मैं बाबा जी से पूछता था कि बाबा जी अनुभव कैसे होगा, तो वो एक ही चीज बोलते थे, प्राथमिकता के आधार पर होगा। और आज के दिन मुझे भी वो बहुत सटीक लगती है। हमारे को जो बार बार जो ध्यान देना पड़ रहा है ना, प्राथमिकता होने पर ध्यान अपने आप ही बना रहता है। तो ये प्राथमिकता बनेगी कैसे? ये प्राथमिकता जो बनना होता है, हम सही का प्रस्ताव जब हम इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं ना, इस पूरे दर्शन को अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, उस पर सोचते हैं ना, उससे हमारे अंदर सही का प्रस्ताव बनता है। और इस आधार पर हमारा ध्यान हमेशा उस सही की तरफ बना रहता है। तो उस जो मैं कह रहा हूं इच्छा विचार आशा को देखने से ज्यादा जो बड़ा काम है इस पूरे दर्शन को पढ़ना। इस पूरे दर्शन को पढ़ने से हमारे अंदर जो है सही का प्रस्ताव आता है। सही का प्रस्ताव आता है तो उस सही का जो है वो तुलन में भी आता है, उसका विश्लेषण भी होता है। और यदि वो सही को हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारी प्राथमिकता में उतना आता जाता है, तो वो अपने आप ही ध्यान बना रहता है उधर की। हमारे को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान अपने आप जाता रहता है। अभी देखिए ना, आप जितने बार भी देखते होंगे कि जब जब आप लोग पठन करते होंगे या डिस्कशन करते होंगे, उसके थोड़े समय बाद आपका ध्यान सही की ओर हमेशा बना रहता होगा। फिर वो धीरे धीरे जो है स्मृति से जो है ना वो फिर दूसरी तरफ जाता होगा। जब भी आप दर्शन को पढ़ते होंगे, है ना, या दूसरे दोस्तों के साथ चर्चा करते होंगे या जो गोष्ठियां होती होंगी, उससे थोड़ी देर बाद आपका सही की ओर हमेशा ध्यान बना ही रहता है। फिर धीरे धीरे वो जो है डाइल्यूट होता है। तो सही का जितना हम बार बार मनन करेंगे, पठन करेंगे, है ना, उसको सोचेंगे, हमारा ध्यान अपने आप ही बना रहेगा उधर की ओर। हमको बलपूर्वक उसके अपने भाव विचार को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पर सही का प्रस्ताव आ गया है और हम बार बार उस सही की दिशा में ही सोच रहे हैं। ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जी एकदम। तो ये सही वाला जो भाग है पूरे दर्शन को, मतलब ये खाना चाहिए कि हमेशा हम इसको पढ़ते रहें, सोचते रहें, मनन करते रहें, हमारा ध्यान अपने आप ही उधर जाता रहेगा। हमको बलपूर्वक वो अपनी इच्छा विचार आशा को देखने की जरूरत नहीं है, वो हमारी प्राथमिकता में अपने आप ही आ जाएगा। हम हर दिन दर्शन को पढ़ रहे हैं, हर दिन जीवन के बारे में पता चल रहा है, बार बार वो जितना हम पढ़ रहे हैं उतना हमारे अंदर जो है वो स्वीकार होता जा रहा है कि यार मैं जीवन शरीर हूं, मैं जीवन शरीर हूं, मैं जीवन शरीर हूं। जितनी बार आप पढ़ेंगे पूरे दर्शन में जीवन शरीर, व्यवस्था, मूल्य, ये सब आता रहेगा, क्योंकि यही सब चीजें तो है दर्शन में। वो जितना आएगा उतना आप में जो है वो सही के आधार पर सोचने का काम चलेगा। इसको बढ़ाने की जरूरत है। इस दर्शन को हर समय जो है इसमें जब भी मतलब अपने को लगा कि भाई एक नियम बांध करके हम इसको पठन करेंगे, इस पे सोचेंगे, जब भी समय मिलेगा हम इसको पढ़ने लगेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, कुछ ऑडियो सुनेंगे, तो उससे बार बार हमारा सही की ओर ध्यान जाएगा। इसको छोड़ करके हम सिर्फ अपने गलत चीजों को देखते रहेंगे ना, उससे मेरा जो अनुमान है कुंठा ज्यादा होती है, उससे सही वो होता नहीं है। सही होने के लिए आपको सही का कंटेंट डालना पड़ेगा, और उस सही के कंटेंट में अपने आप जो है वो गलत जो है समीक्षित भी होता रहेगा और उस सही की प्राथमिकता भी बनती रहेगी। इसलिए बाबा जी कहा था कि भाई पूरे दर्शन को पढ़ो, पूरे दर्शन को पढ़ो, पूरे दर्शन को पढ़ो। पढ़ने का मतलब वो दर्शन को पढ़ने का बेसिकली यही है ही, रीजन ही है। जैसे जो भी उनका था, परिचय शिविर हो गया, ठीक है, परिचय शिविर से ये एक उपलब्धि हुई कि भाई मतलब कोई एक मतलब पूरे दर्शन है जिसको हमको पढ़ना है, समझना है, उसके लिए निष्ठा बनती है परिचय शिविर से। बट उसके बाद आपको पूरा दर्शन पढ़ना ही पड़ेगा, और जब तक वो पूरी तरीके से आपका स्वतः नहीं होता है तब तक उसको लगातार करना पड़ेगा। हम दर्शन पढ़ेंगे तो उसके लिए ही हमारा विचार भी चलेगा, उसी के अनुसार हम कार्य व्यवहार भी करेंगे।
हमको कार्य व्यवहार में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम दर्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा अपने आप ही विचार में वो चल रहा है, वो विचार में चल रहा है, तो उस विचार से ही सारे कार्य व्यवहार होते हैं, वो अपने आप ही उस दिशा में जाने लगेगा। तो समझने वाले भाग को ज्यादा बढ़ाया जाए, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। क्या ये बात पहुंच रही है? मैं जिस ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, क्या उस ओर ध्यान जा रहा है? इस पूरे दर्शन को पढ़ना, उसको समझने के लिए प्रयत्न करते रहना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है भैया, वो ध्यान जा रहा है। ध्यान जा रहा है। आदमी फिर नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो बात आपकी ठीक है। नहीं तो वो फिर क्या, कब तक वो अपनी कमियां देखता रहेगा और कुछ लाभ दिखेगा नहीं, लंबी प्रक्रिया है तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये बात ठीक है आपकी। लेकिन भाव और विचार तो हम देखते रहते हैं, इससे हम बच नहीं सकते ना। मतलब जब हम नहाते हैं तो हम देखते रहते हैं कि क्या सोचते हैं, ये जो चलता रहता है ना। लेकिन भैया इसमें एक चीज मुझे लगती है कि जो अभी भैया रवि भैया जो पहले बोल रहे थे स्वधन को लेकर, जो एक मामला की कभी ये असुरक्षा लगती, भय लगता है, तो उस भय के कारण भैया ये बहुत सारा सोचने में आता है कि इस तरफ बढ़ने में, कदम बढ़ाने में बहुत भय ही लगता है। और क्या बोलूं उसको मैं। देखिए ये तो है ही, आप फिर इसको पढ़ेंगे फिर आपको ताकत मिलेगी, आप दर्शन को पढ़ेंगे ताकत मिलेगी, जैसे ही सोच छोड़ेंगे फिर भय बनेगा, फिर आप इसको पढ़ेंगे फिर से ताकत मिलेगी। तो ये पावर बूस्टर है आपका। मेरे लिए तो काम करता है ये। मैं पढ़ता हूं तो मेरा उस ओर जो है साहस बनता है, जैसे इसको छोड़ता हूं फिर वो भय बनने लगता है। तो बार बार हमको जो है ना, ये जो सही का प्रस्ताव है बार बार अपनी कल्पनाशीलता में लाना पड़ता है। इसको पढ़ते हैं तो हमारा बार बार उधर की ओर ध्यान जाता है। अब जितनी बार भी पढ़ेंगे तो इसे जीवन है, जीवन है, जीवन है। तो जीवन यदि प्राथमिक हो गया तो हमारे को क्या वो भौतिक चीजों को हम उतना प्रधान मानेंगे? जैसे ही जीवन को बुलावा देते हैं हमारे लिए भौतिक चीजें प्रधान हो जाती है। तो हमारे लिए ये एक तो है, कई बार एक भाई ये पढ़ लेंगे कहीं डर खत्म हो जाएगा, नहीं, ये उल्टा है। आपको ये सही की ओर जो है ना बल देता है। ये पूरा दर्शन जितने बार आप पढ़ेंगे आपको सही की ओर बल देगा। मुझे तो मिलता है, आप लोग बताएं। जी भैया, मेरा भी एक यही बात पे ध्यान गया कि जैसे भाव और विचार तो निरंतर चलते ही रहते हैं। अगर हम दर्शन पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो तो विचार तो कंटिन्यूअसली चल ही रहे होते हैं। बट उसमें एक मेजर शिफ्ट ऐसा आता है जब दर्शन के रेफरेंस से चीजों को विचार करते हैं, या जब उसके रेफरेंस से सोचते हैं ना, तो गलत डायरेक्शन में नहीं जाते। जैसे अभी आपने बोला कि खुद को जब जीवन मान लेते हैं तो विचार तो चल ही रहा है, विचार पहले भी था अभी भी है, पर जब अभी खुद को एक बार जीवन रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो विचार भी फिर उस तरह से नियोजित होते हैं। तो इसीलिए भाव और विचार सही डायरेक्शन में हो, इसके लिए कंटिन्यूअस पठन और उसको अच्छे से पूरा समझना भी जरूरी है। और विचार फिर उसी वजह से सही होंगे तो फिर हमारा आचरण में भी इवेंचुअली चेंजेस दिखते ही है। एकदम से नहीं होगा शिफ्ट, पर धीरे धीरे स्वयं में भी ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं भैया अभी। बिल्कुल, कोई सडनली होने वाला शिफ्टिंग होने वाला काम नहीं है ये। कंटिन्यूस इसलिए कह रहे हैं ना कि हमारे मानव जो है उनमें अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। ये अभ्यास करके ही हम वहां तक पहुंचेंगे। इसलिए ये एक, जितना हम इसको सघन अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। अब सही अभ्यास का ही तो क्या है, सही अभ्यास क्या करें? हम इच्छा विचार आशा को देखते रहे, यही सही अभ्यास है? या फिर हम जो अभ्यास करना है, पठन करना है, उसको करना है, उसका अभ्यास कर? तो जो 3 तरीके के अभ्यास जो बार बार बाबा जी ने, चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, है ना, तो ये तीनों ही अभ्यास हमको लगातार करने हैं। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भाग है चिंतनाभ्यास, क्योंकि हम अपने साथ सबसे ज्यादा समय जीते हैं। चिंतनाभ्यास का मतलब जो बार बार मैं बोल रहा हूं, पढ़ना, सोचना, मनन करना, यही है चिंतनाभ्यास। है ना। अब ये है कि हम इसको पढ़ते रहें, सोचते रहें, और हम कार्य जो है ठीक जाके चोरी करें, व्यवहार में दूसरे के साथ गाली गलौज करें, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो चिंतनाभ्यास करें उसके अनुरूप हमको व्यवहार कार्य भी करना पड़ेगा ना।
ठीक है, और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहे, कुछ बताना चाहे? जी बहुत बढ़िया। और तब हमारा वो भी है कि जब हम वैसा सोचते हैं और वैसा कार्य व्यवहार करते हैं, तब हमारे अंदर ये तालमेल भी होता है। तब वैसा कोई क्योंकि अभी हम कुछ सोचते हैं और कुछ अलग करते हैं, तो और कुछ कोई अलग फल भी मिलता है। तो तब जब हम वैसा सोचते हैं और वैसा करते हैं, तो वैसे उसके अनुरूप भी उसका फल हमको मिलेगा। तो वो हम तालमेल या हार्मनी या क्रियाएं में इसको बोलेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए कई जगह मैं कहीं कुछ पढ़ता हूँ तो कुछ चीजें क्लिक करती हैं। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था कर्म दर्शन में, स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। मुझे उसको पढ़ के मतलब वो हुआ, काफी बल मिला। बहुत सारे अभ्यास की चीजें जो है कर्म दर्शन में कही गई है, वो आगे आएंगी, है ना। तो मतलब उन सब चीजों को पढ़ने से हमारा ध्यान जाता है बार बार कि हमको भी ऐसा ही अभ्यास करना है जीने में। भैया दोबारा पढ़ना, मेरा सुनना रह गया, क्या पढ़ा था आपने? स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। जो हाँ सड आदेश बताए गए ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हाँ हाँ। है ना, तो उसमें से ये एक जो बताया गया है, स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। तो मेरे को बिल्कुल लगा कि भाई जैसे मैं भविष्य को लेकर के जो चिंतित होता हूँ कि भाई क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे का क्या होगा नहीं होगा, इसका मूल रीजन वही समझ में आता है कि मैं जो है अपने को शरीर रूप में मानता हूँ। इस आधार पर मैं सामने अपने बच्चे को भी शरीर रूप में ही देखता हूँ। तो शरीर रूप में देखता हूँ तो उसके भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के मैं चिंतित हो जाता हूँ। जीवन के रूप में देख ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई जीवन रूप में उसका क्या होना है आगे, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन होगा नहीं होगा, उसके लिए हम परेशान नहीं है। उसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम परेशान नहीं है। उसको खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, उसके लिए घर होगा कि नहीं होगा, हम इसको लेके ज्यादा परेशान है। तो हमारा जितना अपने लिए क्या कहते हैं शरीर मूलक, जितना हम अपने को माने हुए हैं, उतना ही हम जो है बच्चे के लिए भी सोचते हैं। तो वो लाइन मेरे को काफी जो है हेल्प किया अपने लिए, जो वो भय को दूर करने में, कि भाई भय का मूल कारण जो है वही है। जो भी भय का मूल कारण जो है वो स्व शरीर मोह नष्ट होने से जो संसार का मोह दूर होता है, वो मुझे काफी सटीक लगा और उससे मेरा काफी जो है दूर होता है। कभी कभी वो आता है तो मैं वापस बार बार उसको पढ़ता हूं। ये देखिए यहां लिखा हुआ है ना, कर्म दर्शन में दिख रहा है सभी लोगों को? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी दिख रहा है। देखिए बहुत तरीके से शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। तो ये सारे जो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें दी हुई है, तो ये सब चीजों को पढ़ने से हमारा कभी इस पे ध्यान जाता है, कभी उस पे ध्यान जाता है, और उससे हमारे को बल मिलता है। इसलिए पूरे मतलब एक ही बार में हमको पढ़ के मतलब एक ही बार में हमारा सारा ध्यान चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको जितनी बार हम पढ़ेंगे अलग अलग चीजों पर हमारा ध्यान जाएगा, इसलिए बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता है। यही मेरा एक कुल मिलाकर के आशय था, मतलब आप लोगों को कहने का, कि जो हमारा जो स्टार्ट हुआ था कि हमारे अपने भाव विचार को देखने वाला भाग, वो ठीक है, उसकी उपलब्धि में मेरे अनुसार जो एक है कि हमको स्वयं पर काम करना है, इतने तक हमारे को वो पहुंचाता है। लेकिन उससे आगे वो ठीक होने वाला काम के लिए आपको ये पूरे जो है वो अनुभव तक जाना पड़ेगा, उसके लिए पूरा ये श्रवण पठन करना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा, उसके अनुरूप अभ्यास करना पड़ेगा, तभी होगा। सिर्फ वो भाव विचार को देखने से नहीं होगा। बताइए। ठीक है भैया, ये समझ में आया। भैया एक प्रश्न है। एक बार मैंने आई थिंक साधन भैया का कोई वीडियो सुना और देखा, और उन्होंने कहा कि अनुभव माने कि हम अपने आप को स्वीकार रहे हैं। तो ये अपने आप को स्वीकारना, इसको कैसे हम समझ सकते हैं? उसका क्या एग्जैक्टली तात्पर्य है? जी भैया पता नहीं, देखिए उसके आगे पीछे भी कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा भैया, है ना। जैसे जीवन का अनुभव, जैसे अनुभव कई बार हम कई भाषाओं में पूछते मतलब यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो अनुभव कहा गया है, जीवन क्रियाओं में जो अनुभव जो है, वो जीवन क्रियाओं में जब अनुभव कर रहे हैं तो वो व्यापक का अनुभव की बात कर रहे हैं, है ना।
तो जैसे बाकी चीजें जो है, जैसे इंद्रियों का अनुभव होना, है ना, इंद्रियों का अनुभव की बात करते हैं, ज्ञान इंद्रिय, तो वो सब अनुभव करने का मतलब वह हुआ कि जब हम उसको पहचान रहे हैं, तो अनुभव एक तरीके से पहचानने के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ में दर्शन में अनुभव की बात कर रहे हैं तो वो व्यापक का है। अभी आप जो बोल रहे हैं उस अनुभव का मतलब वो अपने को जीवन रूप में पहचानने की बात है ना। तो वो क्लियर, जैसे बाबा जी का दर्शन पढ़ेंगे तो जब यहाँ पर अनुभव है, तो जहां यहाँ अनुभव की बात कर रहे हैं तो वो व्यापक को पहचानने की बात को अनुभव कर रहे हैं, व्यापक को जानने की बात को, पहचानने की जगह उसको जानना वर्ड कहें तो उसको ज्यादा सटीक। जी ठीक। बताइए बाकी लोग। अब भैया एक प्रश्न और है। बोलिए भैया। हाँ, वो इस प्रकार से है कि जैसे ये अनुभव वाली जो बात है ये परंपरा में पहले भी रही है और कुछ लोगों को हुआ ही है, बहुत ही भागीरथ प्रयास से उन लोगों को ये हासिल हुआ है। बाबा जी के साथ वो नई बात है कि उन्होंने कहा है कि ये अध्ययन से भी हो सकता है ना, अध्ययन से भी ये इस चीज तक पहुंचा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा उनको मतलब जैसे ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, कि पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सॉरी, वो बेटा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ, तो मेरा ये है कि प्रश्न ये है कि जो उनको बाबा जी को ये रहा कि ये अध्ययन विधि से ऐसा किया जा सकता है, तो ये मतलब ये बाबा जी को ऐसा महसूस हुआ या इवोल्यूशन में ऐसी व्यवस्था ही है कि ज्ञान अवस्था की जो इकाइयां हैं वहां पे ये अध्ययन विधि से ऐसा होगा, वो जागृत स्थिति में आएंगी? मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, बट ठीक है, ऐसे ही कल्पनाशीलता का है। देखिए बाबा जी ने देखने की इतनी सूक्ष्मता थी उनमें, है ना, मतलब हर चीज को देखा, तो जो बाबा जी प्रस्ताव दे रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सही ही होगा, ऐसे को अपने को तो मान के चलना ही पड़े। देखिए वो जो बात कर रहे हैं कि उनके केस में जैसे ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसमें ये सारी क्रियाएं हैं, ये परंपरा में नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको उल्टा अनुभव के आधार पे जो चित्रण तक उन्होंने फैलाया, चित्रण विश्लेषण तक। अब इसका उल्टा कह रहे हैं कि जो अनुभव के आधार पर उनके जो चित्तवृत्ति में घटनाएं घट रही थी, अनुभव के आधार पर जो उनके चित्तवृत्ति में जो चीजें हो रही हैं, अब उसका उल्टा बोल रहे हैं कि अभी आप ये पढ़ करके आपके चित्तवृत्ति में उसका कुछ जो है, उस पूरा ही नहीं, कुछ भाग आप में वो घटित होने लगेगा। बाबा के जी के जो अनुभव के आधार पर जो उनके मन, वृत्ति, चित्त में जो घटित हो रही थी, है ना, अब वो पूरा नहीं, इसको पढ़ने से कुछ चीजें तो हमारे में भी वो घटित होने लगेंगी। तो ये एक जो चीज कह रहे हैं कि अनुभव के आधार पर जो उनका मन, वृत्ति, चित्त में जो चीजें घटित हो रही है, अब वो हमारे अध्ययन विधि में वैसे ही कुछ चीजें घटित होने लगेंगी। जितना हम अध्ययन करेंगे वो उनके जो बेसिकली कहे उनके जो चित्तवृत्ति में है उससे उतना क्लोज हमारा होता जाएगा। जितना क्लोज होता जाएगा हम उतने और ऊपर बढ़ते जाएंगे। साक्षात्कार होगा तो उनके चित्तवृत्ति में जो घटित हो रही थी, तो हमारे चित्तवृत्ति में जो हो रहा है वो उसमें डिफरेंसेस और कम होंगे। उससे बोध हो जाएगा हमारे को, उसमें और ज्यादा क्लोजनेस आ जाएगी। अनुभव होने के बाद उनके चित्तवृत्ति और हमारी चित्तवृत्ति एक हो जाएगा। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा सब एक हो जाएंगे। तो उनकी जो बोलते हैं ना अध्ययन की परिभाषा जो बोलते हैं, कल्पनाशीलता के माध्यम से वस्तु के साथ तदाकार होना, तो उसका अर्थ यही है, वो वस्तु के साथ तदाकार है। उस तदाकार वश जो है वो अपनी जो भी एक वास्तविकता है उसका भाषा दिए, उस भाषा के साथ हम तदाकार होने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्ण तदाकार जो होना है वो चित्तवृत्ति से कुछ हो पाएगा, मतलब उसकी कुछ स्पष्टीकरण होगी। साक्षात्कार होने से उसका स्पष्टीकरण और ज्यादा होगा, बोध होने से और ज्यादा होगा, अनुभव होने से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे तो इस अध्ययन विधि में डाउट नहीं होता कि इसमें क्यों नहीं होगा। अभी आप देखिए ना भाई, एक साइंटिस्ट जो पढ़ता, मतलब जो जिन्होंने समझा, क्या उनकी बात बाकी लोग को समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तभी तो हम पूरा साइंस जो है, मतलब क्या कहते हैं, पूरा एजुकेशन बना पाए। आप ये देखेंगे, ये जो एक मतलब जो भी कहे कि
बाकी जो भी चीजों का अध्ययन है वो यूनिवर्सल नहीं हो पाया। शास्त्र का अध्ययन, दर्शन का अध्ययन यूनिवर्सल नहीं हो पाया, लेकिन ये साइंस यूनिवर्सल हो गया। क्यों यूनिवर्सल हो गया? क्योंकि उसको सब आदमी समझ सकता है। ठीक है, तो ये अभी भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो तो क्या है, अध्ययन विधि ही तो है। एक की समझ को बाकी लोग अध्ययन विधि से समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी पाते हैं। ठीक है जी, बताइए, कुछ बोल रहे थे कोई? अभी कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? संतोष भैया आप थे क्या? बताइए, बाकी लोग भी। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा भैया। एक और मेरा प्रश्न बन रहा था, वो बीच में वैसे आ गया था अभी। तो इसमें जैसे दर्शन के अंदर मनन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे समझा है, और मनन को हम कैसे समझे, ये पूछना था। अब देखिए, वही ये सब चीजें हैं कि श्रवण होना, फिर मनन होना, है ना। अलग अलग ढंग से बाबा जी ने कहा है उसको, श्रवण मनन निधिध्यासन, है ना। फिर उसको भास आभास प्रतीति अनुभव, अलग अलग तरीके से कहा है। तो मनन का, या फिर देखेंगे तो धारणा ध्यान, इस अर्थ में। तो मनन की जो परिभाषा है वो कहीं पर इसमें लिखी हुई है क्या, किसी पेज में है? यदि उसके रेफरेंस में बात करेंगे तो ठीक है। यहां पर ये जो बुक है उसमें कहीं लिखा हुआ है? नहीं भैया, इसमें अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभ्यास दर्शन में कहीं पर है। किन्हीं को ध्यान में हो तो बता सकते हैं। परिभाषा संहिता में जो लिखा है ये बस अच्छा, एक मिनट। श्रवण मनन मनन, ठीक है, परिभाषा संहिता में है ना। मनन, ये देखिए, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम लोग बात करें ना, उसमें ये कह रहे हैं कि जो दर्शन के हिसाब से कहा जा रहा है उसको भी अपन रेफरेंस में रखे। उसके साथ साथ मेरे को जितना समझ में आया वो रख रहा हूं। तो मेरी समझ हो सकती है कि वो अपूर्ण हो, लेकिन जो बाबा जी कह रहे हैं उसको ही सही माना जाए। तो मेरे अनुसार जो है, जो मनन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हम क्या है कि हमारे पास जो है बहुत सारी, जैसे हम जैसे हमने पढ़ा, पूरे दर्शन को पढ़ा, बहुत सारी चीजें आ गई, है ना। पूरे हमारे से एक आ गया कि क्या है कि व्यापक एक सत्य है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति एक सत्य है। व्यापक है, जड़ इकाइयां, चैतन्य इकाइयां है ना। जड़ इकाइयां, चैतन्य इकाइयां के साथ एक रूप गुण स्वभाव धर्म जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो है व्यापक एक साम्य ऊर्जा है ना। उस साम्य ऊर्जा बस सब में प्रेरणा है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए हुए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आए हुए। मैं जीवन शरीर का सहअस्तित्व हूं, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आए। तो जब हम इन सारे जो ये इंफॉर्मेशन आए हुए हैं जिसके प्रति हमने कुछ पहचाना हुआ है, उसमें जब हम किसी चीज पे केंद्रीभूत होकर के ध्यान करते हैं, मतलब हम उसी ही भाग पर स्थिर रहते हैं। मतलब ये पूरे जो चीज है ना, पूरे जो दर्शन को हमने पढ़ा है, श्रवण किया है, उस श्रवण के मूल में हम उस चीज पे फोकस्ड है, उसी चीज को ही सोच रहे हैं, और वो एक लंबे समय तक लगातार बना हुआ है, तो उसको मनन कहते हैं। जैसे अभी आपको मैं वह कहूं कि मैं जीवन और शरीर के रूप में हूं, है ना। तो अब आप क्या करें,
जैसे अब आप सोचने की कोशिश करें, आंख मूंद करके मैं जीवन और शरीर के रूप में हूं, ऐसा सोचने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही जीवन और शरीर को है, आप इसको वस्तु के रूप में टिकाने का प्रयास किए कि मैं जीवन और शरीर के रूप में हूं, इसको सोचता हूं। अब आप देखेंगे 5, 10, 15, 20 सेकेंड के बाद ही आप किसी दूसरे चीज पर सोचने लगेंगे, वो वस्तु ही बदल जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, ऐसे ही होता है भैया। वो मनन नहीं है। फिर मनन का मतलब उसी वस्तु पे टिके रहना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, संयत होने पर पूर्णाधिकार के अनंतर श्रवण के सारभूत भाग अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्तियों का केंद्रीभूत होना मनन है। मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है। इसी को तिवृक्षा कह रहे हैं। तिवृक्षा के बिना वो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, मतलब मनन होगा ही नहीं। वो मनन की जो आप ध्यान की देने की वस्तु है वही बदल जाएगी। तो जहां पर चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत होना का मतलब क्या है, अब वो एक ही वस्तु पे टिका हुआ है। संयत होने पे पूर्णाधिकार के अनंतर, संयत होने का मतलब क्या, मन वृत्ति चित्त संयत हो चुके। संयत होने का मतलब वो जिस चीज पे टिकाना चाह रहे हैं उसी चीज पे टिका हुआ रहेगा। यदि मन वृत्ति चित्त संयत नहीं है तो उस पर टिकेगा ही नहीं। श्रवण के सारभूत भाग अथवा वांछित भाग में आप जिस चीज पर ध्यान देना चाहते हैं उसमें चित्त वृत्तियों का केंद्रीभूत होना ही मनन है। एक तरीके से कहें, ध्यान ही मनन है। कुछ पकड़ में आया इस परिभाषा से? ठीक है भैया, उसको थोड़ा और सरल करके बताइए ना, प्रैक्टिकली थोड़ा। भैया उसको सरल करके यही बताया कि आपने जिस भी वस्तु पे ध्यान देने का प्रयास किया, क्या आपकी वस्तु वही बनी रह पाती है या वो वस्तु बदल जाती है, किसी और चीज पे आपका विचार होने लगता है? होने लगता है कि नहीं? वस्तु बदल जाती है ना। हाँ भैया, बदल जाती है। तो ये वस्तु बदल जाने का मतलब आपका मनन नहीं हो रहा। आप अपने इच्छा अनुसार जितनी देर भी चाहे उस वस्तु पर टिके रहें, यही मनन है। क्या हम लोगों से मनन हो पा रहा है? क्या कर पाते हैं अपनी इच्छा अनुसार जितनी भी देर हम किसी एक वस्तु पर टिके रहना चाहे, टिके रह पाते हैं क्या? तो बदल जाता है कि नहीं? जैसे ही ध्यान देने बैठते हैं वो कुछ आ जाता है कि अरे यार आज उसके से ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, अरे वो काम था, अरे कल उसको कहा था ये, अरे कल जो है पैसा कैसे आएगा, ये सारी चीजें आने लगती है कि नहीं आने लगती है? बहुत सारे दूसरे मुद्दे आने लगते हैं कि नहीं आने लगते? क्या ये पकड़ में आ रही है? मनन का मतलब ध्यान, ध्यान का मतलब हम जिस चीज पर टिकाना चाहें उसी चीज पे वो टिका रहे अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहे, और वो चित्त वृत्ति के संयत होने पे ही होता है। बताइए, ये तो ओपन डिस्कशन का है। मैं ऐसा देखता हूं, आप लोग जैसा है बताइए, आप लोग को कैसा दिखता है, क्या इस बारे में है अनुमान ध्यान के बारे में? बताइए आप लोग। वो तीव्र इच्छा के साथ ही होता है। जी बताइए भैया, केविन भैया आप कुछ बोल रहे थे? जी, तो इस ध्यान के लिए या मनन के लिए हमारी पूरी ताकत चाहिए। मतलब जैसे हम बीच में शायद ना थोड़ा समाचार पत्र को देखते हैं या कोई मूवी का ट्रेलर देखते हैं, तो वैसे मनन संभव नहीं है, या उन स्थितियों में भी मनन संभव है, या पूरा पूरा मतलब ताकत इसमें लगाना ही पड़ता है, और पूरी जो फुर्सत है हमारी वो सिर्फ पतन में होना चाहिए, तभी मनन की संभावना होता है। देखिए पहला भाग तो जो मेरे को लगता है कि जो
मन शरीर मूलक विधि से जो जीने का गहरा अभ्यास है, उससे तो बहुत हद तक जो है वो जो है मुक्ति मिलनी पड़ेगी। मतलब जो रुचि मूलक आस्वादन है, जिसमें बार बार मन भागता है ना, जो रुचि मूलक आस्वादन है ना, मतलब कुछ अच्छा गाना सुन ले, कुछ अच्छा खा ले, जो आहार विहार में जो भी चीजें, उसमें तो संयत होना पड़ेगा। उधर की ओर मन का जो है विरक्ति होना पड़ेगा, वरना आपका चित्तवृत्ति को मन संयत होने ही नहीं देगा, चित्तवृत्ति को केंद्रीभूत होने ही नहीं देगा। मन ही अपने अनुसार चित्तवृत्ति को वो ड्राइव कर लेगा। पहला भाग तो ये लगता है। दूसरा, उसके साथ साथ आपको जो ये कहते हैं कि जो दूसरे के साथ जीने वाले भाग में भी दूसरे के साथ जो कोई एक मतलब एक कहें कि क्लेश है, दुख है, पीड़ा है, वो वाला भी भाग संयत होना पड़ेगा। कि आपको दूसरे के साथ हर क्षण जो है उसकी स्मृति आ रही है कि यार उसने खराब किया, इसने किया, वो किया, ये किया। तो एक लेवल का अपने अंदर जो है ना स्थिरता तो चाहिए, एक लेवल के जो अपने अंदर जो है ना मतलब सुख शांति तो चाहिए, तभी वो होगा, वरना वो ध्यान टिकेगा ही नहीं। मतलब चित्त वृत्ति की जो एक कहे चित्त में जो एक प्राथमिकता है कि ये समझना है, यही वस्तु प्राथमिक रहना पड़ेगा, और दूसरी कोई चीजें रहेंगी तो वो ध्यान होने ही नहीं देगा, मनन होने ही नहीं देगा। चित्त में जो एक ही चीज है कि मुझे ये समझना है, उसके अलावा कि भाई हमारे उस यदि उस समय हमारी मतलब पैसे कैसे आएंगे, वो इसकी तबीयत खराब हो गई या ऐसा कुछ हो गया, वो ऐसा कुछ हो गया है ना, ये कुछ भी यदि भय संबंधित या कुछ भी मन में जो रुचि मूलक आस्वादन संबंधित कुछ भी ऐसी प्राथमिकताएं और हैं लिस्ट में, तो वो संयत होगा ही नहीं। तो चित्त वृत्ति में उस समय कोई दूसरी वस्तु रहनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई दूसरी वस्तु है तो वो उसमें भी शिफ्ट होगा। तो वस्तु एक ही है, दूसरी वस्तु ही नहीं है, तभी तो उस पर केंद्रीभूत होगा। वस्तुएं अनेक होगी तो चित्तवृत्ति भी उन पे शिफ्ट होता रहेगा। तो ये मनन होने से पहले बहुत सारी चीजें जो है ना वो रिजॉल्व होनी पड़ेंगी, तभी मनन होगा, वरना मनन ही नहीं हो पाएगा। कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। और एक प्रश्न है उससे संबंधित, तो जो प्रवृत्तियां हैं या रुचियां हैं तो उनको बलपूर्वक त्यागने का प्रयास भी करना है। जैसे हम कहते हैं नहीं आज हम समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, हम उसके बदले में 2-3 पन्ने व्यवहारात्मक जनवाद या जो भी पुस्तक है पढ़ते हैं। तो वो संकल्प पूर्वक या दृढ़ता से करना चाहिए भी, या दृढ़ता से या वो अपने आप से हो जाता है, हमारी पठन और सोचने और वैसे गोष्ठियों से वो अपने आप से त्याग करता है। देखिए अभी तो जो है मतलब मैं भी अपना पर्सनल बताऊं, कुछ देर पढ़ता हूँ फिर उसके बाद एकदम ऐसा लगता है ना कि ये मतलब वो हो गया, ओवरलोडेड हो गया, फिर रिलैक्स होता हूँ, जाके किसी से बातचीत करता हूँ, कुछ ये करता हूँ, कुछ चीज देख लेता हूँ, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, है ना। तो उससे मतलब अभी हमारी स्थिति है नहीं, मतलब हम अभी इस स्थिति से चाहेंगे कि हमारा तुरंत मनन हो जाए, वो सडनली नहीं होता है। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि धीरे धीरे, जैसे अभी हमारे को आधे घंटे पढ़ने में ही हम ले पाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते, उससे ज्यादा हम नहीं सोच पाते, वो धीरे धीरे 1 घंटे होगा, वो धीरे धीरे फिर 2 घंटे होगा। तो वो एक क्रमिक रूप से वो अपने आप ही मनन में चला जाएगा। अभी हम जिस जगह पर हैं उससे हम तुरंत ही मनन पे पहुंचना चाहेंगे तो दिक्कत है। तो ये जो शिफ्टिंग जो हम कह रहे हैं ना, जैसे आपको लगा कि यार ये जैसे है ना कि ये न्यूज़पेपर पढ़ने से जो है मेरा ये हो जा रहा है, क्या नाम है, मेरे को कोई ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इतना दर्शन भी नहीं पढ़ सकता, तो बलपूर्वक भी तो नहीं पढ़ा जा सकता ना, उसमें मन भी तो लगना होगा। तो ये मन लगने वाला भाग इसमें स्नेह स्नेह यदि बढ़ता जाए तो हमारा उस ओर प्रोग्रेस होगा। जैसे हो सकता है कि साल भर पहले मैं आधे घंटे 1 घंटे पढ़ पाता था, आज के दिन 2 घंटे पढ़ लेता हूं, तो ये एक इंप्रूवमेंट हुआ, मनन की ओर हम गतित हो रहे हैं। तो कोई भी चीज जो मेरे अनुसार है वो मतलब क्रमिक ही होगा, सडनली नहीं होगा, एक जंप नहीं होगा। ठीक है भैया, केविन भैया जी अच्छा बताइए बाकी लोग और।
अपने पास है 10-12 मिनट और। अभी हमारा पुराना जो अभ्यास है ना, वो बार बार अपने को जो पुराने चीजें में जिसमें हमारा मन लगता है, मन लगने का मतलब ना, मन को क्या अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना, सोना, है ना, मूवीज देखना, है ना, गाना सुनना, तो ये सारी चीजें जो है जिसमें मन का गहरा अभ्यास है, तो वो बार बार जो है उसमें जाने का प्रयास करता है। तो वो मन जाने का प्रयास करता है, तो मन उस समय चित्तवृत्ति को अपने अनुसार प्रयोग करना चाहता है ना। और अब क्या है, अब हम दर्शन पढ़ते हैं, सारा कुछ है, तो हम चाहते हैं, हम मतलब चित्तवृत्ति के अनुसार मन को प्रयोग करना चाहते हैं, मन उसका विरोध करता है। अभी चित्तवृत्ति चाहता है कि नहीं, मैं इसको जब तक पुराना समझू तब तक जो है हम कुछ नहीं करेंगे। मन उसको कर देता है, नहीं भाई हो गया। चित्तवृत्ति को वो मतलब वो अपोज करने लगता है कि जो है ना, मन थोड़े समय के लिए समर्पित हुआ चित्तवृत्ति को, उससे ज्यादा समर्पित हो ही नहीं पा रहा है। अब उसको कुछ चाहिए, दूसरे रस चाहिए, कुछ उसको मतलब न्यूज़पेपर चलना है, कुछ गाना सुनना है, कुछ बाहर टहलना है, कुछ खाना है। तो ये अभ्यास को धीरे धीरे, मतलब ये जो चित्तवृत्ति धीरे धीरे मन को अपने वश में लाएगा, मतलब वो समय धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि मन का गहरा अभ्यास है चित्तवृत्ति को अपने अनुसार चलाने का। तो चित्तवृत्ति भी अब उसको लंबा अभ्यास करना पड़ेगा मन को अपने नियंत्रण में लाने का। उसी को ही संयत होना बोल रहे हैं। संयत होने का मतलब ही वही चीज है कि मन जो है चित्तवृत्ति के अनुसार कार्य करने लगा, मन वृत्ति के अनुसार, वृत्ति चित्त के अनुसार काम करने लगा, यही संयत होने का मतलब। तो उसका अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक पुराना अभ्यास है। मतलब एक ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है और आप बोलेंगे नहीं मुझे इसी क्षण उसको रोकना है, वो रुकेगा ही नहीं। कितना भी बल लगाएंगे वो कुछ दूर तक तो घसीटेगा, जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना मतलब कम घसीटेगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना ज्यादा दूर तक घसीटेगा। तो आपका जो पुराना अभ्यास है, जो मन के अनुसार जीने का जो अभ्यास है, मन के अनुसार चित्तवृत्ति को जो चलाने का अभ्यास है, वो इतना मोमेंटम गेन कर चुका है कि अब आप बल लगाना के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मन वो अभी आप उसी समय जो है वो संयत हो जाएगा। आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना जल्दी वो जो है आपके अधिकार में आएगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना लंबा समय लेगा। मेरे को तो ऐसा ही समझ में आता है। आप लोग को कुछ इससे भिन्न समझ में आता हो तो बताइए, या कुछ और इसमें लगता हो तो बता सी। जी, और कभी ऐसा लेकिन शायद हो सकता है कि अगर हम ज्यादा बल लगाते हैं एक साथ तो उससे शायद ये ब्रेक खराब हो जाता है, या तो थोड़ा आराम से भी ब्रेक लगाना शायद चाहिए। कभी ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मतलब क्षमता से ज्यादा लगा दिया, तो हो सकता है कि दिमागी फ्यूज से काम ही नहीं करे। है ना? भैया एक तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, स्वभाव गति में हो और आलस ना आए, बस। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि प्रमाद ना आए, इसके लिए वो यानी कि वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुम्हार की तरह से है, अंदर से भी थपथपाना, बाहर से भी, परंतु स्वभाव गति में, आवेश गति में तो रहेगा, थोड़े दिन ही रहेगा और वो इतना अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल स्वभाव गति यानी कि एक्सेलरेशन आए पर वो स्वभाव गति में है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते भैया, मैं कुछ कहूँ थोड़ा? हाँ दीदी बिल्कुल। हाँ, ये जो आज चर्चा चल रही है बहुत बढ़िया है भैया जी, और ये अभ्यास पूर्वक ही हो पाता है। अभ्यास के साथ जितना हम अपने आप पे ध्यान देने का काम करेंगे तो ये चीजें उतनी ही सहज और सरल होने दिखाई दे रहा है। मैं अपना बात कह रही हूँ, जो अपने में पहले विचार की स्थिति थी, आज वो विचार नहीं, आज सही की ओर हम जितना जैसे जैसे ध्यान देने का मन, शुरुआत तो वही होती है। बाबा जी ने कहा था कि बस मन बनाने तक की देरी है, मन लगने के बाद तो काम, गाड़ी चल पड़ती है। फिर उसे रोकने वाला काम नहीं है। तो हम भले 2 लाइन पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, लेकिन उसे हम कितना अपने आप में हजम करने के लिए प्रयास करते हैं, ध्यान जाने के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण है। और जो फिर अब बाकी जो नित्य कर्म रहते हैं, अब मैं तो घर में ही हूँ, यानी कहने का मीनिंग जो भी काम करना है वो सब यांत्रिक से है ना, वो सहज और हल्का होके हो जाता है, उसमें कोई थकान नहीं होती। हमारी स्थिति किस तरह है और अपने आप से बात करने वाला जो पार्ट है वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। हम अगर अपने आप से बात करते हैं तो वो हमको सही दिशा की और स्पष्टता की ओर लगता है। अगर हमारा मन हो भी रहा है कुछ करने का,
ठीक है ना, मन में विचार आया, क्रिया रूप में उसे देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अगर क्यों लगता है, खुद ही स्वयं से ये करने का क्यों मन है, तो कुछ चीजें तो विचार करते करते वही रुक जाती है, जो रिएक्शन मोड में चलता है। और अपना ध्यान जाने के लिए जैसे ही हम ध्यान देते हैं कि अरे तो रिएक्शन है, तो आगे जाने से पहले ही वो रुक जाता है। ये सब अध्ययन और अभ्यास की जो बात है वो इसी में, और शनै शनै से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी किताबें हम पढ़ ली और बिल्कुल साल भर में 2 समय, टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड तो हमारी प्रायोरिटी जितनी बनती है उस हिसाब से स्पष्टता हम अभी मन के स्तर पे ही है, विचार के स्तर पर ही है, लेकिन निश्चित आगे जाने की स्थिति को देख पाते हैं भैया जी। ये दिखाई दे रहा है, और बहुत ही हल्का होके और मजे के साथ, बिल्कुल हर समय उत्साह के साथ, और थकान तो होती ही नहीं है। और अपने आप में ऐसे ट्रिमेंडस चेंजेस मिलते हैं कि एक समय था कि अपने अंदर क्या विचार आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं देखती, और आज तो ऐसे लगता है कि जीवन रूप में अपने आप को देख रही हूँ, तो उसमें स्पष्टता है कैसे बने और सहज और आगे कैसे और की और ही बात बनती है। जी भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जरूरी है, सहज होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, हाँ बिल्कुल सहज होना, परिभाषा भी बाबा जी ने आतुरता कातुरता, जैसा कहीं पर दर्शन में भी आया, शायद 92वें दर्शन में आतुरता की परिभाषा लिखी है, पात्रता से अधिक प्राप्ति की कामना एवं चेष्टा का प्रकट है। तो देखेंगे कि मतलब बाबा जी को भी काफी मेहनत करना पड़ा, मतलब 55 साल की आयु में जाकर के अनुभव हुआ, अमरकंटक आकर के करीब जो है 20 साल लगाया उन्होंने, तब जाकर उनको चीजें समझ में आई। और हम मतलब इतनी जल्दी चाहते मिल गया और सब चीजें सेट हो जाए, सही का प्रस्ताव मिला और सब चीजें एकदम सही सही हो जाए। मैं भी बहुत उस आतुरता कातुरता में रहा, लेकिन होता नहीं है ना, वो अपनी सहजता में ही होता है। बट ठीक है, जितना जिससे बन पाता है वो करते ही है ना। बताइए। एक बात है ना, दीदी बोलिए, आप बोलिए पहले। यानी कुछ छोड़ने वाली बात नहीं है, स्किप करके आगे चले जाए, ओवरटेक करके जाए, ये भी नहीं है ना। बाबा जी ने इतना सरल तार तार हर एंगल से बात को रखा है कि हम जो पठन करते हैं सुनते हैं दोनों एक ही बात है। जितना हम ध्यान से और एकाग्र चित्त से उसको देख पाएंगे ना, तो हमको जुड़ाव के साथ दिखाई देता है। और इस जीवन और शरीर के साथ साथ उस व्यापक में हम है, निश्चितता वाली जो बातें आती है, सब अनुभव मूल्य की बाबा जी ने परोसा, हमें सब परोस के दिया है। हमें चयन करना है कि कौन मुझे इस कैसे क्या है। ओवरऑल पूरा एंगल, पूरा जो बोलते हैं ना कर्सिव, अपने ओर ही आता है। हम ही है, दुखी होने वाली बात ही नहीं। दुखी भी हो रहे हैं तो हमारे अंदर कोई मान्यता और विरोध बना है, अपोजिशन। सुखी भी हो रहे हैं तो कुछ स्पष्टताएं बन गई है। तो धीरे धीरे क्रम से क्रमिक रूप से, मुझे भी शुरुआत में ऐसा कुछ होता था तो साधन भैया जी से बात करती थी, तो भैया जी यही कहते थे कि दीदी ये सब अनुक्रम के साथ ही है, और है ही। यानी इतनी घाई गड़बड़ नहीं, शरीर यात्रा में जो हमारी जितनी बनी प्रयास में लगी ही है। अब ये जो अननेसेसरी है, गलत को ठीक करने के लिए जो प्रयास करना है, बहुत निरर्थक है। यानी उसमें एनर्जी भी लगती है, थकान भी है, और फल कुछ आने भी नहीं वाला है। और जितना ही हम सही की ओर ध्यान देने के लिए भले हम 10 मिनट भी पठन करें रोज, आधा घंटा 1 घंटा, वो तो अपनी अपनी प्रायोरिटी के अनुसार, और घर पर सबको घर के संभालते हुए, यानी जो जहाँ काम करता है उसे छोड़कर नहीं हो सकता है। बस हमारी मन की स्थिति, मन यानी जीवन में स्थिति को देखते हुए, तो ये सब बहुत आसानी से हो पाता है। आसानी से यानी समय तो लगता ही है, लेकिन आसानी की तरह आगे बढ़ने में हमको मंजिल दिखाई देती है, और लक्ष्य के साथ बिल्कुल। बस हमारा ध्यान जाना चाहिए, और हमारी जितनी एकाग्रता बन जाएंगी उतना सब अविभाज्य जैसा लगता है। अलग कुछ भी नहीं है कि ये छोटेगा वो। शुरुआत में शब्द बहुत कठिन से लगते हैं, सबसे मेन बेस है। अगर शब्दों वाला प्रोजेक्ट हमारा अगर बाय हार्ट हो जाए और पता चल जाए, और उसकी कनेक्टिविटी और है क्या ओवरऑल इतना अगर छूता है हल्का सा है भास रूप में, तो फिर बाकी चीजें बहुत सरल सी लगती है, सहज आगे आगे बढ़ने के लिए। ऐसा मैं देख रही हूँ भैया जी। बिल्कुल भैया, एक प्रश्न रह गया था, वो 3 प्रश्न थे ग्रुप में, एक मात्रा वाला प्रश्न था, तो उसको भी देख लेते एक बार भैया। अब तो ऐसे 2-3 मिनट है। मात्रा जो है वो जो है बाबा जी, जो मैं एकदम शॉर्ट बताता हूँ कि जो मात्रा कह रहे हैं कि जो मिनिमम कोई एक चीज हो जो व्यवस्था में हो, जैसे परमाणु को ही वो मूल मात्रा कहते हैं। तो ऐसा जब वही मात्रा की बात कर रहे हैं कि जहां पर कम, जब एक व्यवस्था दिख रही हो, मिनिमम इकाई जहां पर व्यवस्था दिख रही है वही मूल मात्रा है। जहां
मतलब वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है वहां पर, मात्रा ही नहीं है, मतलब उसको मात्रा कह ही नहीं रहे। जैसे परमाणु अंश को मात्रा नहीं कर रहे, वो परमाणु को ही मूल मात्रा कर रहे, क्योंकि वहीं से व्यवस्था दिख रही है ना। मात्रा के बारे में आप देखेंगे तो कर्म दर्शन में पूरा एक चैप्टर ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ है मात्रा के लेकर के। ये देखेंगे, ये देखिए 118 नंबर, ये देख रहे हैं चैप्टर कर्म दर्शन में, है ना भैया। तो अपने पास अभी बस 1 से 2 मिनट है, इसलिए नए प्रश्न नहीं लेते हैं, लेकिन अभी अपन हाँ है ना, तो नेक्स्ट वीक होगा तो उसको ले सकते हैं, तो श्री राम भैया रहेंगे। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, कोई और कोई शेयर करना चाहे या फिर अपन क्लोज कर सकते हैं जी। नमस्ते। नमस्ते करें फिर। इट वाज रियली गुड। हाँ जी, है ना, हो गया लगता है भैया। अच्छा सेशन अच्छा रहा, बढ़िया रहा, थैंक यू। हाँ ठीक, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद भैया, नमस्ते, नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्ते। जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, धन्यवाद। नमस्ते।